बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज एक ब्रांड न्यू एक और एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। हम ओबियसली आपके साथ मौजूद हैं। हैव अ वेरी नाइस एंड ब्राइट डे। उम्मीद करते हैं दिन का आगाज़ अच्छे से हुआ है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो आज स्मोक की वजह से लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर छुट्टी है। बहुत से लोग स्मोक में, ख़ास तौर पर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, छुट्टी मना रहे हैं स्मोक की बदौलत तो नहीं कहना चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये कि आज जुम्मा भी है। इट्स काइंड ऑफ अ रिलैक्स डे, चूँकि आगे फिर पूरा वीकेंड आपके पास होता है। तो लॉन्गेस्ट वीकेंड हो गया ना। कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है और अगले 2 दिन भी छुट्टी है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी फील आपको आई होगी। उसके साथ साथ अगर आपने मेरी तरह काम पे आना था तो भी आपको अच्छी फील इस तरीके से आई होगी कि जो ट्रैफिक है वो सड़क पे बहुत ही कम है। उसकी वजह से भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हुआ होगा, जो मेरे मूड को अच्छा करने में कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है बारिश। जब बारिश होती है तो मूड अच्छा हो ही जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही है। अल सुबह इनफैक्ट फजर के वक्त ही कुछ आवाज़ें आ रही थी कि जी बारिश हो रही है। मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। फिर मुझे याद आया कि ये वो बारिश है जो कल बेंगलुरु में बरसनी थी, ये लाहौर और इस्लामाबाद में बरसना शुरू हो गई है। आपके जख्मों पे नमक पाशी बाद में करेंगे, फिर वक्त मौसम का जिक्र कर लेते हैं और ये खूबसूरत धुले धुले मनाजिर आपको दिखा देते हैं। ये मनाजिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के हैं जहाँ पे बारिश हुई है। कल इनफैक्ट इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कल शाम को ही बारिश जारी थी। बहुत अच्छा बारिश का सिलसिला था, ये आप मनाजिर भी देख रहे हैं। और फिर आज ये सिलसिला चलते चलते वस्ती पंजाब तक भी पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरदो नवा में इस वक्त कहीं पे हल्की, कहीं पे ज़्यादा बारिश जारी है। और इस बारिश ने जो मौसम है ना, उसका रंग तब्दील कर दिया है। तो मेरे लिए खुशाइंद बात यह है कि मुझे पहली बार इस सीज़न के अंदर एक जैकेट पहनने का मौका मिल गया है। और मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि जी सर्दियाँ आ जाएँ, ज़रा गर्म गर्म कपड़े पहने। तो आप भी अगर कन्फ्यूज़ थे, जो कि मुझे मालूम है आप थे, तो फिर आप भी अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लीजिए, चूंकि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। कहीं मूसलाधार बारिश हुई है मुल्क भर में, कहीं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं आसमानों पर इस वक्त भी सुरमई बादल है। और आज सुबह मैंने तो स्नैप्स भी बहुत बनाई ताकि ज़रा मेमोरीज़ को महफूज किया जाए। लाहौर समेत कई शहर ऐसे हैं इस वक्त जहाँ पे सर्दी बाकायदा तौर पर दस्तक दे चुकी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये भी हुआ है शायद पंजाब हुकूमत की नीयत की वजह से, कि जो स्मोक है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हो गई है इस बारिश की वजह से। और पूरा जो मौसम है ना, आसमान धुला धुला, पौधे, ज़मीन सब खूबसूरत लग रहा है। मलका कौसार मरी की बात करें तो यहाँ पे तो स्नोफॉल भी हुई है। इसके अलावा अटक, खुशाब, वादी सोन में भी बादल जमकर बरसे हैं। वादी नीलम पर पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। और अगर हम पेशावर या एबटाबाद या नथिया गली समेत कुछ इलाकों में जाएँ तो यहाँ पे दिन भर जो बादल हैं इनके बरसने का अमल जारी रहा। और आज भी उम्मीद है कि यहाँ पे बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं, ये जिनके मनाजिर भी आपको कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी बर्फ़बारी ने जनाब शक्ल चेंज कर दी है पहाड़ों की। ऐसा लगता है कि बहुत ही सब हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सवात, कालाम, चित्राल, बटाकुंडी, कागान और दीगर जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर भी इस वक्त दिलफरेब मनाजिर हैं। अगर आप जाना चाहें, देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हिफाजती इक़दामात हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। जब भी आप जाएँ तो केयरफुली जाएँ, गर्म कपड़े साथ रख के जाएँ, वक्त देख कर जाएँ, गाड़ी आपकी ठीक होनी चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो ये तो कुछ मौसम का अहवाल है। हम कोशिश करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रोग्राम के बीच में दोबारा इसका जिक्र कर लें और आपको मज़ीद डिटेल्स बता दें कि ये जो रिमझिम बादल हैं ये मज़ीद कितना बरसेंगे और किस जानिब ये मौसम जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो अमजद साहब का एक शेर है ना, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं। तो मुझे कल ऐसा ही लगा कि जो बेंगलुरु के नसीब की बारिशें थी वो इस्लामाबाद या लाहौर में बरस गईं और मैच हमारे हाथ से निकल गया। लोग पूछ रहे थे वर्ल्ड कप का क्या बना, तो मैंने कहा भी वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ऐसा लगता है नहीं रहा। बीइंग वेरी डिसेंट ऑन दिस, पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। इनफैक्ट अब मैं तो कहता हूँ कि आप मत करें कैलकुलेशंस, ज़रूरत नहीं है। जो टीम अच्छा खेली है, न्यूजीलैंड की टीम अच्छा खेली है, दे डिज़र्व टू विन, दे डिज़र्व टू प्रोसीड टू सेमीफाइनल्स एंड दे डिज़र्व टू हैव अ क्लैश विद इंडिया। बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अब जो मैच खेलेगा उसका स्नैरियो हमारे सामने आ चुका है। अगर पाकिस्तान ने 300 रन बनाने, एक तो कि पाकिस्तान ने खेलना पहले है, अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है और पाकिस्तान को बाद में खेलने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान तो गए, यानी कि पाकिस्तान का फिर तो कोई चांस नहीं। बिकॉज इन एनी टोटल पाकिस्तान को 2.5 ओवर्स में मुकम्मल करना है। अगर 250 बन गए तो एक ओवर में 100 कैसे बनाएंगे हम, मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान को बहरहाल पहले खेलना है। उसमें कुछ सिनेरियोज हमारे पास हैं, कंपनी की मशहूरी कहें, दिल की तसल्ली कहें, उसके लिए आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम को 13 रन पर हमने आउट करना है। मतलब सारे उनके जो बैटर हैं वो 1.5 रन बनाएं या 1.25 रन बनाएं, हम उनको आउट कर दें। ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान ने अगर 350 बनाए तो 62 रन पे आउट करना है। अगर पाकिस्तान 400 बना ले, ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है, वैसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है इन विकेट्स को
देखते हुए, और 112 रन पे हम अगर इंग्लिश टीम को आउट कर दें कोई मिन्नत समाजत करके, तो फिर भी हम प्रोसीड कर सकते हैं टुवर्ड्स सेमीज। एंड देन 450 एंड 161 की इक्वेशन है जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगती है। अगर हम मजमूई तौर पर दूसरी जानिब अफगानिस्तान की बात करें तो उसको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 438 रन से कामयाबी हासिल करना होगी, यानी कि वो 600 बनाएं और फिर तकरीबन 162 के ऊपर आउट कर दें साउथ अफ्रीका को, तो फिर ये होगा। हमने इसी पे बात करनी है, आज की बड़ी खबर भी हमारे पास यही है, तो ऐसा करते हैं डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी खबर। हमारे साथ रिशाद महमूद साहब हैं, हमारे साथ अवैस हैं, दोनों हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जूनियर एक्सपर्ट हैं, एक ज़रा ज़्यादा सीनियर एक्सपर्ट हैं, दोनों से हम उनकी राय लेते हैं कि वो इस सारे खेल को, इस सारे टेबल को कैसे देख रहे हैं। सुबह खैर रिशाद भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, आप बताइए कैसे हैं? खैरियत है? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पिक्चर तो हमारे सामने है। सबसे पहले कल का मैच एज पर एक्सपेक्टेशंस था, वो 80% बारिश किधर गई? महकमा मौसमियात की जो क्या कहते हैं सुई गलत अटकी, या फिर हमारी उम्मीदें ज्यादा हो गई थी, या वाकई बादलों ने धोखा दे दिया? होया की साढ़े नाल रिशाद भाई? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि इसमें बड़ी हैरत हुई कि इतनी 80% पेशिंग गोई थी बारिश की, और एक कतरा भी नहीं गिरा, और न्यूजीलैंड जो है आसानी से मैच जीत गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में भी बारिश की बहुत जबरदस्त पेशिंग गोई थी, और फखर जमान की इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान पहले बेहतर पोजीशन में आ गया, बहुत अच्छा खेल के, ताकि 20 ओवर से पहले, 25 ओवर से पहले कुछ डिसीजन हो जाए। उसके बाद बारिश आई, लेकिन हो सकता है बारिश यहाँ पे भी देर में आती, लेकिन देर ही हो जाती, देर ही हो जाती है। वो अक्सर देर कर देता हूं मैं। वैसा अब क्या एहसास है, क्या जज्बात हैं? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज नो मोर, ऑलमोस्ट नो मोर विद अस। हमें नहीं रहे। अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, क्योंकि मुझे ख्वाहिश तो थी कि पाकिस्तान टीम जो उनसे शायद वर्ल्ड कप में आगे कहीं ना कहीं शायद इफ्सन बट्स पे रहे, लेकिन देखें एक चीज़ है ना कि आपको कहीं ना कहीं शायद जो है वो क्रेडिट जो है वो देना पड़ता है जो टीम्स अच्छी खेली हैं, और आई गेस द बेस्ट टीम्स जो सेमीफाइनल्स में आपको नजर आ रही है, क्योंकि आसान ही इक्वेशन आपको पता है कि पहले भी था कि अगर न्यूजीलैंड 1 रन से भी हारता तो पाकिस्तान को 136 रन से जीतना पड़ेगा, तो आसान नहीं होता। अगर आपको पता है कि जो टीम्स हैं बेशक उनकी सिचुएशन बुरी भी हो, चाहे इंग्लैंड की बात करें चाहे दूसरी टीम्स की बात करें, वो अपने प्राइड के लिए खेलती हैं। उनको भी होता है कि यार आखिरी मैच है, चलो एक अच्छी प्राइड से अच्छे मोमेंटम में हम खत्म करें, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी आपको पता है यहाँ पर एक इशू भी है कि आपने क्वालिफाई भी करना है। तो ऑलमोस्ट सफर तो मैं कहता हूँ खत्म हो चुका है, लेकिन चीज ये है कि लास्ट मैच है। होप की टीम जो है जिस तरीके से खेलती आई आखिरी मैचेस टूर्नामेंट के अंदर, ऐसे ही आपको टीम नजर आए, और आई गेस के जब वापस आए टाइम इतना होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते का कैंप लगना है पाकिस्तान में, एंड दे लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो हेक्टिक स्केड्यूल भी आ गया। लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्टिव होकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखें क्रिकेट बोर्ड से इमरान भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलनी, ऑस्ट्रेलिया खत्म होगी, इंग्लैंड के बाद आपका पीएसएल है, पीएसएल के बाद आपका वर्ल्ड कप T20, और पहला मैच ही पाकिस्तान इंडिया फिर यूएसए में, तो ये चीजें सारी हैं, तो आई गेस दिस इज द राइट टाइम जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से काम करना स्टार्ट करे। तो वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम असल में कहाँ लड़खड़ाए, असल में वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसपे पाकिस्तान हैज समहाउ लॉस्ट इट, आपको कहाँ पे लगा पूरे टूर्नामेंट में? देखिए 2 चीजें थी। आपकी टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा ये था जब आप वर्ल्ड कप में एंटर हो रहे थे, आपकी बॉलिंग अटैक का, क्योंकि नसीम शाह के बगैर वो डाउट बार बार हो रहा था। फिर उसके बाद इंजरीज आपका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरी टर्निंग पॉइंट था वो आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का ना काम करना, क्योंकि स्पिनर्स बड़े जरूरी होते हैं क्रिकेट के ऊपर। मैं खुद हैरान था कि आपने इब्रार जैसे स्पिनर को कैसे आप बाहर कर सकते हैं 15 के स्पॉट से। यार आपको उनको कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना था, क्योंकि वो एक ठीक है वर्ल्ड कप है, बड़े मैचेस हैं, जाती भी होती किसी लड़के के साथ अगर आपको कि यार बड़े मैच में उसको मैं डाल दूं, लेकिन ये वो मैचेस हैं जहां पर आपको लिटरली जरूरत होती है ऐसे बॉलर्स की, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली खिलाया नहीं उसको। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आपका रहा कि शादाब खान, आपको पता है कि वो आपको ऑफ कलर नजर आए। फिर आपकी जो पेस बैटरी है जो कि बार बार जानी जाती थी कि यार हमें कुछ दमखम इसमें है, हारिस रऊफ में डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदें करवाते हैं, लेकिन हारिस रऊफ की आपको पता है जितना बॉलिंग का ओवरऑल आपने ऑफ कलर का वर्ड यूज किया रिशाद भाई, ऑफ कलर नजर आए हमें शादाब, या यही उनका फुल कलर है जो हमें पहली दफा पूरा नजर आ गया? जी हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान के। एक बात तो बिल्कुल सर्टेन है कि उस कैलिबर के ऑलराउंडर नहीं है शादाब, यानी कि वो डेफिनेटली आई वुड से कि गेम चेंजर नहीं है। हाँ, बिट्स एंड पीसेस के प्लेयर जरूर, जो स्पेशलिस्ट एक प्लेयर होता है, ऑलराउंडर भी स्पेशलिस्ट होता है, वो अपने गेम के सारे शोबों पे बहुत काम करता है और इम्प्रूवमेंट लाता चला जाता है। तो वो चीज में नजर नहीं आई, बल्कि डिटेरेशन है गेम में।
यकीनन बिल्कुल एक लम्हा फिक्री है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, आमिर यामीन वगैरह, उनको थोड़ा ग्रूम करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरफ आप देखते रहें। और जो आप टर्निंग पॉइंट का कह रहे हैं, टर्निंग पॉइंट तो मैं ये कहूंगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टीम सिलेक्शन जिस तरह से हुई थी, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा उम्मीदें पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं थी। टीम सिलेक्शन में कई प्लेयर्स को मैं समझता हूं कि अनफेयरली रूल आउट किया गया। इमाद वसीम है, साइम अयूब हैं, अबरार हैं, इवन जमान। अभी आप देखिए कि पूरे टूर्नामेंट में सलमान अली आगा जो हैं एक मैच भी नहीं थे, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। एक मैच वो खेले लेकिन उसमें उनकी बारी नहीं आई। तो ऐसे प्लेयर को साथ लेके जाना बजाय इसके कि डेफिनेट एक ऐसा प्लेयर बेंच पर हो जो किसी भी वक्त टीम में आ सके और बड़ा एक पावरफुल रोल अदा कर सके। तो टीम सिलेक्शन का डेफिनेटली ठीक है, टीम सिलेक्शन से ही असल मसला शुरू हुआ। आई समहाउ अग्री विद यू, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और हमें उस वक्त ये चीज़ कुछ हद तक ये पिक्चर नजर आ रही थी। मौजजाती होता हम अगर बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइंड वे में जीत जाते, हम ऊपर नीचे मैच जीते, लेकिन हम उस तरीके से नहीं जीते कंसिस्टेंटली कि हम जैसे साउथ अफ्रीका एक बड़ा अच्छा मोमेंटम के साथ चला, एक आध मैच तो इंसान हार ही जाता है। अच्छा, बाबर आजम, क्योंकि हम यूजुअली जब कंटिन्यूटी में मैचेस हारते हैं ना, तो हम सबसे पहले, और होता भी है, कप्तान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि कप्तान की कप्तानी अब खतरे में है, कप्तान चेंज होगा। यही इस टूर्नामेंट के दरमियान में भी हुआ, फिर और बड़े वाकयात हुए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लेकर चीफ सेलेक्टर तक बहुत से वाकयात हो गए इस टूर्नामेंट के अंदर, चैट्स लीक हो गई। क्या बाबर आजम की कप्तानी अब भी आपको इस परफॉर्मेंस के बाद भी आपको लगता है कि खतरे में है, या आपको लगता है नहीं, आखिरी मैचेस के अंदर पाकिस्तान को दबे पाकिस्तान प्लेट, बाबर आजम को ही कप्तान रहना चाहिए? नहीं जनाब, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली खतरे में है और बाबर की कैप्टनसी। और उसके अलावा ये आप देखिए कि ये एक बात बहुत तारीफ क्रिकेट की बताती है कि जरूरी नहीं कि टीम का बेस्ट प्लेयर बेस्ट कैप्टन भी हो। उसमें बाबर ने यहाँ पे जब इंग्लैंड की टीम आई थी बेन स्टोक्स के अंडर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो उसमें जो चीजों का फुकदान नजर आया है, या बाबर की कैप्टनसी में जो फ्लॉज नजर आए, क्लोज इन फील्डर वो नहीं लेते, बॉलिंग चेंजेस इस तरह के हैं। तो पहली दफा एक टीम ने 3-0 पाकिस्तान के होम सॉइल पे हराया। उसमें बहुत जो है वो ऐसी चीजें नजर आई कि जिसमें बाबर लैग कर रहे थे और उनको वो एडवाइस भी ज्यादा नहीं देते प्लेयर्स से। तो ये मैं समझता हूं कि अब बहुत जरूरी होगा कि लीडरशिप चेंज यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के जैसे अहम टूर से पहले, तो मैं तो इसे बहुत रिकमेंड करूंगा कि एक लीडरशिप चेंज, और बाबर को उनकी बैटिंग पे पूरा फोकस करने का मौका मिलेगा, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान ऑन दैट टूर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। वैसे अगर होना चाहिए तो फिर आपके ख्याल में ये कुर्रा किसके हक में निकल सकता है, मौजूदा प्लेइंग 11 और समबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सम सीनियर? ये बड़ा एक पता आपको पाकिस्तान टीम का ऐसे होता है कि आप पाकिस्तान टीम को भी जज नहीं कर सकते क्रिकेट को स्पेसिफिकली, कौन सा कप्तान होगा कौन सा नहीं। अचानक ही पता लगता है सुबह उठ रही बार कोई और कप्तान बन के आ गया वापस। लेकिन मैं भाई की बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ, देखें क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, क्योंकि जिस वक्त आप विराट कोहली को चले एग्जाम्पल ले लें, उनको जब कप्तानी से आएगा तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल चेंज आपको परफॉर्मेंस नजर आती है जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। शायद बाबर आजम को अगर आप कप्तानी से इस वक्त अगर आप चेंज करते हैं, हटाते हैं, तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि बाबर आजम ज्यादा फील रिलैक्स करेंगे, उनको ज्यादा वक्त मिलेगा कि हाँ यार मेरे ऊपर एक बोझ था वो खत्म हुआ। और आई गेस वो होना भी चाहिए। हमेशा एक बात की जाती है कि 3 फॉर्मेट्स में आपको 3 डिफरेंट कप्तान चाहिए। पाकिस्तान का शायद ज्यादातर पाकिस्तान का होता नहीं है, दूसरी टीम्स करती हैं ऐसे। तो रिजवान की भी बार बार बात हो रही है, शॉर्टर फॉर्मेट पे शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लेके आए हैं। लेकिन माइट बी रॉन्ग हसन भाई, लेकिन मैं बात करना चाहूँ इमरान भी, देखें यू नीड टू रियलाइज समथिंग। मैं नहीं कह रहा कि बाबर को आप कप्तान बनाए, लेकिन आप लीग क्रिकेट के बलबूते पे किसी को पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं बना सकते। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि लीग क्रिकेट इज डिफरेंट, उसका प्रेशर कुछ और होता है, पाकिस्तान का प्रेशर कुछ और होता है। भाई पाकिस्तान की टीम में जो कप्तान होता है ना, जाए ना जाके उसका जाके इंटरव्यू अगर आप सेल्फ करें ना बैठ के फेस टू फेस, उसके बाल देखें, उसकी एज इतनी है चिटे। ठीक है, स्ट्रेस होता है। तो आई गेस लेकिन ये है कि कप्तानी से मैं खुद भी कहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज अप होना चाहिए। ठीक है। अच्छा रिशाद साहब, जैसे कि अवैस असल में थोड़े मसरूफ भी हैं, किसी मीटिंग में भी हैं, बट टाइम निकाल के हमसे बात करें, सो थैंक यू वेरी मच अवैस। रिशाद भाई, एक तो ये हम जो कैप्टेंसी के फिनोमिनन की बात करें, क्या कैप्टेंसी के फिनोमिनन के साथ ही फिर टीम में कोई बड़ी तब्दीलियां
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और खास तौर पे अगर मैं आपसे इफ आई आस्क यू इन अ बोल्ड वे, दो कि हमारे लिए कोई भी स्टेटमेंट देना कुछ बहुत आसान नहीं होता है यहाँ पे बैठ के, लेकिन हम डिस्कस ओबियसली कर सकते हैं बीइंग क्रिकेट फॉलोअर्स। कौन सी ऐसी सिलेक्शन है जो बड़ी डिजास्टरस साबित हुई आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप में, और वो होनी ही नहीं चाहिए थी? एंड यू सी द इमीडिएट रिप्लेसमेंट। एक तो आपने शादाब का जिक्र किया कि इनफैक्ट अवैस ने जिक्र किया कि ऑफ कलर नजर आए तो हो सकता है कि वो अगली टीम में जगह न बना पाए, जिनको कमिट भी किया था इनफैक्ट बाबर आजम ने कि ऑन माय कमिटमेंट की पे मैं टीम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं रिमूव करूंगा। वो रिमूव करते करते हम वर्ल्ड कप से रिमूव हो गए। तो आप इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 प्लेयर्स देखिए डेफिनेटली थे जो कि मैं समझता हूं कि होने चाहिए थे। जिस तरह के सलमान अली आगा को बिल्कुल एक मैं समझता हूं कि एक गलत सिलेक्शन थी, वो उस पर पूरे टूर्नामेंट में हमारे काम नहीं आए। और डेफिनेटली शादाब को वाइस कैप्टन के तौर पे रिटेन किया गया। इसका मतलब था कि हर मैच में उनकी इंक्लूजन जो है वो मैंडेटरी है। तो अब 15 अगर आप बेस्ट भी सिलेक्ट कर लें तो प्लेइंग 11 को बेस्ट सिलेक्ट करना बड़ा आर्ट होता है। तो 11 में डेफिनेटली अब हारिस रऊफ ने इतने रन कंसीड किए हैं 1-2 विकेट लेने से, लेकिन वो इम्पैक्ट जहां पे आ रहा है इतने रन कंसीड करने का, तो उनको एक मौके पे बिठा के किसी स्पिनर को लाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि देखिए इसमें अबरार का सिलेक्शन बहुत मैंडेटरी था, बहुत जरूरी था कि इस टूर्नामेंट के लिए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, और सारी टीम के स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है उन्होंने परफॉर्म किया है। तो डेफिनेटली अच्छा, मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था, उनका ये कहना था कि हमारी टीम स्पिनर्स को, मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बहुत हद तक इसलिए अच्छा नहीं खेलती या स्पिन बॉलिंग के हवाले से विकेट को इसलिए बहुत अच्छे तरीके से बाज़ औक़ात गेज नहीं कर पाती क्योंकि हम डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं अपनी डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ, जूनियर्स के साथ। अक्सर हम लीग्स खेलते रहते हैं, बाहर खेलते रहते हैं हम अपने जो, और इसीलिए फिर हम बहुत अच्छे स्पिनर्स या बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स जैसे आपने इशारा किया हम पिक भी नहीं कर पाते। हमारे कैप्टन को पता ही नहीं होता कि कौन सा, या हमारे सिलेक्टर्स को कि कौन सा बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। अब जैसे मैं एडम जंपा की एग्जांपल देता हूं जो बड़े यंग हैं, और एक मुझे नाम भूल रहा है उनका, एक श्रीलंकन अभी रिसेंटली स्पिनर आए थे, बड़े कमाल थे। तो ये बिल्कुल यंगस्टर्स नीचे से ऊपर आए हैं 16-17 साल के, उन्होंने बड़ा कमाल किया। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। क्या यही वजह है कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे या तरजीह नहीं है? इसकी क्या वजह देखते हैं आप? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोमेस्टिक का तो बहुत ही की रोल होता है, और यानी मेरे ख्याल में अगर इस टीम में भी आप लगाएंगे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है इस पूरी टीम को मिला के भी। इंक्लूड यानी जब बाबर आजम भी आए थे पाकिस्तान टीम में तो उन्होंने सिर्फ 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे। लेकिन इससे अगर दूसरी तरफ आप देखें तो एक जमाने में, जिस जमाने में जहीर अब्बास साहब आए थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना था, तो जहीर अब्बास साहब ने कहा था कि मुझे पीआईए टीम में आने के लिए 2.5 साल इंतजार करना पड़ा क्योंकि इतना जबरदस्त कंपटीशन था। और तो वो अमीर वो जो है फिर इंसान कुंदन बन के निकलता है लिटरली जब इतना एक्सपीरियंस होता है। और अभी इमाद वसीम साहब ने भी ये कहा कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा हूं कि मैं T20 लीग्स खेल रहा हूं। तो प्रायोरिटी कहां है प्लेयर की, ये बड़ा जरूरी है क्रिकेट बोर्ड उनको बताए प्लेयर्स को। और उसमें हम डेफिनेटली लैक करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर। एक बात अवैस ने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि हम लीग्स की बेस पे टीम्स के कैप्टन नहीं बना सकते। इसमें तो फिर शाहिन शाह अफरीदी भी आ जाते हैं जिनकी हमने बड़ी तारीफ की, इसमें तो रिजवान भी आ जाते हैं जिनकी हमने बड़ी तारीफ की थी बतौर कैप्टन मुल्तान के। तो इसका मतलब है कि फिर ये सारे लोग तो कैप्टनसी की लीग से आउट हो जाते हैं अगर लीग देख के हमने कैप्टन नहीं बनाना तो। जी हाँ, ये आपकी बात सही है। मेयार तो यही होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो चीज भी इन्फ्लुएंस करेगी जिस तरह के शाहिन शाह अफरीदी ने एक बिल्कुल डाउन एंड आउट टीम लाहौर कलंदर्स को 2 दफा टाइटल जितवाया। तो भारत ये उनकी मेंटल टफनेस और यानी उनकी थोड़ी सी कैप्टनसी के एक्यूमेन का जरूर मुजाहरा है। तो मैं समझता हूं कि वो एक कैप्टन की जो कैप्टनसी के जो सारे गुण हैं और हुनर हैं वो बहरहाल शॉर्ट क्रिकेट हो या लॉन्ग क्रिकेट हो उसमें सामने जरूर आते हैं कहीं ना कहीं निकलते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल बहुत डिस्कस किया जा रहा है सिंस वी हैड इनफ टाइम, तो मैं आज सारी कहता हूं कि एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए जाएं। वो है इलेहदा टीम्स का इंतखाब, यानी कि 20 ओवर 50 ओवर और अनलिमिटेड ओवर या 100 ओवर्स जो भी आप टेस्ट क्रिकेट को कहें 5 डेज की जो क्रिकेट है। मेनली हम वनडे क्रिकेट की अगर बात करें, मुझे ये बात बतौर क्रिकेट व्यूअर बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि हमारे प्लेयर्स के फिटनेस के बहुत मसाइल रहे। हमारे प्लेयर्स 50 ओवर्स के लंबी रेस के घोड़े नहीं निकले, ऐसा लगता है थक जाते थे। हमारे पहले स्पेल के बाद हमें अपने पेसर्स भी थके हुए नजर आए, हमारे अपने फील्डर्स भी उस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आए। क्या आप समझते हैं किसी पॉइंट के ऊपर कि हमें अपनी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना है, उससे इंप्रूवमेंट आएगी या नहीं? ये प्लेइंग 11 से डिफरेंट करनी है हमने कम से कम, जो 50 वाला है, जो T20 वाला है और जो टेस्ट वाला है, इनके ऊपर इनके अंदर एक बाइफर्केशन करनी है। आप इस पे क्या कहेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स तो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स को डिफरेंट होना चाहिए। कि स्पेशलिस्ट प्लेयर्स होते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए, जिनका काम ही ये होता है कि वो तेज खेलें और वो एक ब्रिस्क वे में एक ओडीआईज के लिए, टी20s के लिए ग्रूम हो। लेकिन टेस्ट की एक लेवल बिल्कुल अलग होती है, उसका मिजाज अलग है। वो 5 डे क्रिकेट है, उसमें तहम्मुल चाहिए, डिफेंसिव टेक्निक चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। तो डेफिनेटली ये तो बहुत ही जरूरी फैक्टर है। और ये देखिए, इसमें ये चीज बड़ी जरूरी है। मैं कहूंगा कि हमें एक फुल टाइम कोच अच्छा चाहिए। अब इस वक्त में मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल थे, लेकिन एशिया कप में वो बिल्कुल मौजूद नहीं थे। तो ये हमें एक डेडिकेटेड फुल टाइम बहुत कॉम्पिटेंट कोचेस चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम को प्लेयर्स की गलतियां बताने वाला और उस वक्त एन वक्त पे उनको स्ट्रेटेजी चेंज में अगर चाहिए, अगर कोई एबीसी प्लान अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए गाइडेंस बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी जो बात से रिशाद साहब समझ पाया हूं ये है कि ओवरऑल रिवैम्प करना होगा जो हमारा इस वक्त स्ट्रक्चर है। कुछ प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ यस फॉर द टाइमिंग ऑफ कलर जरूर हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको अपने रिदम में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम ऑफ कलर नहीं कह सकते। टेक्निक के मसाइल हैं, गेम प्लान के मसाइल हैं, माइंडसेट के मसाइल हैं, फिटनेस के मसाइल हैं, तो वो डेफिनेटली इस पे काम करके ही आगे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इन डिटेल्स अपने वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी गलतियों को भी डिस्कस किया। आगे भी हम करते रहेंगे, बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम दैट वी एक्चुअली लव। हम इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, एक तो कोचिंग स्टाफ की सिलेक्शन के अंदर, खासतौर पर तो बॉलिंग कोच के हवाले से जो मोनी मौकल है, उनके हवाले से भी मैं समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड को एक री थिंक करना चाहिए कि वो क्यों अपने प्लेयर्स को मुसलसल, हमारे बॉलर्स एक ही तरह की गलती करते रहे। और मुझे अपनी मुख्तसर सी मेमोरी में इतनी बुरी परफॉर्मेंस मुसलसल अपनी बॉलिंग की तरफ से कभी नहीं मिली। विकेट्स का कसूर अपनी जगह, लेकिन वही विकेट्स थी जो इंडिया के लिए थी, वही विकेट्स थी जो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के लिए थी। हमें वो विकेट्स, हमारे बॉलर्स को इतना तंग क्यों करती नहीं, क्यों हमारे बार बार बॉलर्स वो गलतियां दोहराते रहे, सिलेक्शन में मिस्टेक्स क्यों होती नहीं। आई थिंक बैठकर इस पे बात करनी होगी और बेजा तनकीद नहीं है, दुरुस्त करेंगे, अच्छा खेलेंगे, कौम खुश होगी, कम से कम यहां से तो कुछ खुशी की खबर आए। आपसे बात करते रहेंगे इस हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी मौजूआत के साथ ज्वाइन करते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो टैलेंट। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी टैलेंटेड नौजवान फिल्म मेकर से जिन्होंने कमाल किया अपने काम में। शी इज क्वाइट यंग और अभी भी जबरदस्त कर रही हैं। फिल्म मेकर हैं, एज ऑफ टोल्ड। नाम है इनका उर्वा जुबैर और इन्होंने हॉलीवुड में अपने झंडे गाड़े हैं। हम अगर उर्वा के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराएं उनका, तो इनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, आजकल लॉस एंजलिस में मुकीम है। गुज़िश्ता 3 सालों में 50 से जायद मुख्तलिफ टीवी सीरीज इश्तहारात बना चुकी हैं। 21 मोर देन 21 शॉर्ट फिल्म्स बना चुकी हैं और इनफैक्ट शॉर्ट फिल्म्स बना चुकी हैं और मोर देन 21 अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। दैट्स द करेक्ट फिगर। और इनकी जो तैयार करदा शॉर्ट फिल्म्स हैं, इनके मौज़ूआत की अगर हम बात करें, इसमें गुर्बत है, सिनफी इम्तियाज़ है, जो ख़वातीन के हवाले से उनके राइट्स हैं, मसावात है, इस सब के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। एंड विद दैट जो मुख्तलिफ कल्चर हैं, सकाफ़तें हैं, मज़ाहिब हैं, नस्ली इम्तियाज़ हैं या फ़िरक़े हैं, इनकी कबूलियत और तफ़हीम के हवाले से भी बड़े क्रिटिकल मौज़ूआत हैं जिन पर इन्होंने तवज्जो दिलाने की थ्रू हर आर्ट कोशिश की है। तो हमें जब मालूम हुआ, हमने कहा ज़रा हम उर्वा से बात करते हैं और पूछते हैं कितनी यंग एज के अंदर वो कैसे ये सब कुछ माशाल्लाह किए जा रही हैं और उनके आगे प्लान्स क्या हैं। सो उर्वा इज़ राइट नाउ लाइव विद अस ऑल द वे यूएस से, उनसे हम बात करते हैं। उर्वा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो इतनी देर तक आपको रात जगा के रखने के लिए माजरत हमारी तरफ से, बट ओबियसली टाइम डिफरेंस है। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आई बिलीव कि जो आपके करियर के हवाले से मैंने आपकी अचीवमेंट्स बताई हैं, ये बहुत कम होंगी उसके मुकाबले में जितना आपने किया होगा। एंड इट्स वेरी इजी टू से कि आपने ये किया है। इसके पीछे बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। मैं सबसे पहले उस सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा, ये शुरू कहाँ से हुआ उर्वा? स्टार्ट ये एक बहुत यंग एज से हो गया था। आई थिंक मैं अराउंड 6-7 इयर्स की थी, तो मेरे फादर जो है वो हमें मूवीज के लिए लेके जाया करते थे कराची में। उस जमाने में थिएटर्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन वहां से हॉलीवुड फिल्म्स देखना शुरू की और उसके बाद इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप जो है खुद से शुरू कर दी। एंड जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मुझे ये आइडिया होता गया कि ये मेरी कॉलिंग है, मेरा पैशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो 10 वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। अराउंड लाइक आई थिंक मैं 14 साल की थी, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है और मुझे यही करना है। पहली चीज़ क्या थी जो आपने खुद से बनाई, दैट यू थॉट एक्चुअली, या जिसने आपको ये सोच दी कि यू कैन डू इट? पहली चीज़
मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी ईफिल के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली जो है सब कुछ रिवर्स में होता है और आप जो है अपनी जिंदगी का पूरा सफर रिवर्स में जो है आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फ्रॉम योर शादी टू योर चाइल्ड गेटिंग बोर्न, और फिर आप एंड में खुद एक आप एक बेबी हो और आप यूर गोइंग बैक इनटू योर मदर्स वूम। तो जब वो मैंने बनाई उसके बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार आप यू कैन गो एंड एक्सप्लोर अ लॉट थ्रू फिल्म्स। आप आफ्टर लाइफ डेथ, हर वो चीज जो कि अनसर्टन है ह्यूमन नेशन के अंदर, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद फिर मैंने जो है एक काफी स्ट्रिक्ट वो लिया कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर माय करियर। और यूजुअली पहले ही होता था कि फिल्म का आइडिया या किसी भी प्रोजेक्ट का आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। आई मीन आपके जहन में आइडिया आया और आपने एक अच्छी चीज बना ली और वो आइडिया बिक गया। अब मुझे लगता है कि द टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग डन, इसमें एग्जीक्यूशन इज इक्वली मोर इंपॉर्टेंट। आई मीन आइडिया आपका बहुत सॉलिड था, अगर उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाई तो आइडिया विल नॉट वर्क। दिस इज व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही है? और फिर अगर ऐसा ही है तो क्या आप सिर्फ आइडियाज पे आपने काम किया या एग्जीक्यूशन में भी आपने उतनी एक्सपर्टीज ली जिसने आपको समहाउ कामयाबी दी? नहीं, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। इनफैक्ट जब मैंने ये फिल्म बनाई थी ईफिल, तब मैं बहुत छोटी थी और उस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा स्किल सेट नहीं था, लेकिन ये आइडिया था। आज के जमाने में इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू हैव टू से कि कहानी क्या है, कहानी आपने बतानी कैसे, हाउ यू से टू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी फिर इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब हॉलीवुड के अंदर भी जो है ये सिर्फ आइडियाज वगैरह सेल नहीं होते, यू हैव टू गो एंड एक्सप्लेन टू पीपल। आपने पिच करना है कि इफ एनीबडी कैन सी, जब आप पिच करें, if the people around you can see कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, how you tell the story, that is the main aspect in today's world. That is equally important. अच्छा, मैं अगर आपकी ज़बानी सुनना चाहूँ, आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें अब तक आपने what type of ideas you have already worked on और क्या क्या कर चुकी हैं, लोगों को क्या आपके हवाले से, आपकी प्रोफाइल के हवाले से उनके लिए जानना ज़रूरी है that you have done so far, तो प्लीज़ आप बताइए, मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे से जानें आपको। थैंक यू फॉर द प्लेटफॉर्म। आई थिंक मेरी ज़्यादातर फिल्में जो है ना वो ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर और ह्यूमनिज्म के ऊपर इन्वॉल्व करती हैं। किसी एक जेंडर के ऊपर नहीं है, लेकिन कि आई थिंक हमारे यहाँ जनरेशन गैप्स या जेंडर गैप्स जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, हर जेंडर या हर जनरेशन जो है वो दे वांट टू बी अंडरस्टूड और दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो ये फिल्में बेसिकली जो है ना उन दो पर्सपेक्टिव्स को, दो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ना बेसिकली एक्सप्लोर करती है और दिखाती है कि हम सब इंसान, चाहे आप जिस मजहब के हो, जिस डजंट मैटर किस दुनिया के किस कोने में हो, वी ऑल वांट द सेम थिंग व्हिच इज एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वो ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व है कि जो है हर जेंडर, हर जनरेशन का क्या पीओवी है और हमने उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस कैसे क्रिएट करनी है बेसिकली। तो आप अपने एज ग्रुप या अपने से पहले के एज ग्रुप को तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक पोर्ट्रे कर सकते हो। अगर आपने हर जनरेशन की बात की है तो आपने अपने से ओल्डर जनरेशन को भी फोकस किया होगा। उसके लिए कौन रहा आपका मौजू जिसको आपने ऑब्जर्व किया, जिनको देख के आपने लिखा, जिनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ली और फिर आपने उस जनरेशन को भी इक्वली फोकस कर पाई आप अच्छे से, वो कौन था? My mother and my grandmother, उनकी जो है ना लाइफ स्टोरीज वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं। They've battled a lot of challenges in their lives and they're both absolutely phenomenal women. और उनकी जो है लाइफ स्टोरीज और जो everything that they've battled through, my mother had to grow up at a very young age and everything that they've gone through, उनकी I would sit as a child and listen to their कहानियाँ, उनके बचपन की कहानियाँ और अब उनका सफर कहाँ उन्हें लेकर आया। That's what really led me towards this. ठीक है, चूंकि आप कराची पाकिस्तान से हैं, आप अमेरिका में रहती हैं, आप दोनों कल्चर्स को आपने देखा है, समझा है, फिर आपने काम भी किया है। पाकिस्तानी जो एक टीनेजर है, एक यंग विमेन है, एक लड़की है, उसके मसाइल और डेफिनेटली या चैलेंजेस वो फ़र्क हैं एक वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर रहने वाली एक यंग विमेन से। आप एक तो कंपैरिजन कैसे करती हैं और आपका काम या इस तरह का आर्ट कैसे हेल्प कर सकता है हमारी उस यंग विमेन को जो लाइफ में कुछ करना चाहती है बट शी गॉट सर्टेन बैरियर्स, चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती। इस पे कुछ काम आपने किया हो या आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से?
मेरी एक फिल्म है बानी जो कि इस वक्त डेवलपमेंट में है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय माय मदर्स लाइफ स्टोरी, बट इट एक्चुअली वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि सिर्फ औरतों के हकूक या जो बैरियर्स और चैलेंजेस औरतों को हमारे माशरे में है उससे बढ़ के मर्दों के लिए भी एक डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, तो वो इन दो टॉपिक्स को बेसिकली एक्सप्लोर करती है। वो फिल्म है इस वक्त डेवलपमेंट में है, कुछ स्टूडियोज के साथ बातचीत में है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट और शूट की जाएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। Okay. That's in development. That's really great. और वो हम देख पाएंगे, I mean, is it a short film or a feature film? No, it's actually going to be a feature film. Oh, wow. और ये कुछ फेस्टिवल्स में जो है हम पहले इसको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और उसके बाद थिएटर्स में लेकर ग्रेट ग्रेट। अच्छा, विद द टाइम हमने देखा है कि जो हमारा अटेंशन स्पैन है, हम इस पे अक्सर डिस्कस करते हैं कि वो कम हो गया विद द टाइम है। वी लाइक टू सी 30 सेकंड की वीडियो, 1 मिनट की रील्स, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग लाइक यूट्यूब, वो भी अब फोकस करते हैं कि जो रील्स बनाएं, आप लंबी वीडियोस की तरफ ना जाएं। तो इसमें आपका भी चूंकि शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट है, अब लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है, जो मुझे फील होता है कि घर से निकलें, सिनेमा जाएं, स्पेशली एक फिल्म देखें, पीपल लाइक टू सी ऑन देयर नेटफ्लिक्स एंड ऑल। तो इससे कितना फर्क पड़ा है और क्या आपका जो कंटेंट है, आप जैसे दीगर डायरेक्टर्स का या प्रोड्यूसर्स का जो कंटेंट है, वो आने वाले वक्त में ज्यादा रेलेवेंट हो रहा है इससे, या आपको लगता है नहीं वी नीड टू गो मोर शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ ताकि मजीद लोग देखें? इस पे क्या लगता है आपको? आई थिंक मूवीज जो है वो बहुत ज्यादा आगे शायद बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फ्लरिश नहीं करेंगी। अब जो फिल्म्स भी हैं वो अब टेलीविजन फॉर्मेट की तरफ आ रही हैं कि 30 मिनट्स की एपिसोड्स हैं, 20 मिनट्स की एपिसोड्स हैं, वो एपिसोडिक स्ट्रक्चर पे आ गया है। हॉलीवुड में अभी भी जो है वो जड़ काफी मजबूत है, क्योंकि अगर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिलती तो वो मेजर फेस्टिवल्स हैं जैसे ऑस्कर है, वो एक थिएट्रिकल रिलीज के बगैर एक फिल्म को कंसिडर नहीं करते। अभी कुछ अरसे के लिए ये है, लेकिन आई थिंक इन टाइम होता जाएगा। टाइम मेरा बिल्कुल लास्ट मिनट है और मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि आपने अचीव किया लाइफ के अंदर, अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ऑफ कोर्स फॉर एन आर्टिस्ट तो कभी कोई लिमिट होती नहीं है, लेकिन जो यंग आप जैसी विमेन आपको देख रही हैं, आप जैसा करना चाहती हैं, आप उनको कुछ तजवीज़ दे पाएं, कुछ सजेस्ट कर पाएं, हाउ टू मूव ऑन इन द लाइफ, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चैलेंज से निपटना है, कुछ भी आपके पास ऐसा हो जो किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, तो प्लीज़। We all think, just don't stop dreaming. If you can think about it, if you can dream about it, I promise you that you can do it. So, whatever it is that your desires are, that whatever your passions are, if you're thinking about them, I guarantee you that if you just take a hard step, you're going to absolutely do it. So, और वो आखिरी कदम जो आपको मुश्किल लग रहा होता है, उसी के आगे मंजिल होती है, अक्सर ये कहते हैं। थैंक यू वेरी मच उर्वा, इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया, दो कि आपकी सुबह नहीं है लेकिन हमारी सुबह है, और आपने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें की, बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब है उर्वा की जी, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी जो जनरेशन फर्दर जनरेशन है, अपनी मदर हैं, इनकी नानो हैं, उनसे इन्होंने इंस्पिरेशन ली है और उसको भी इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ ईज एंड चैलेंजेस जो भी जिंदगी में होते हैं, जिंदगी का हिस्सा है। उनके काम को हमने कहा जरूर सराहा जाना चाहिए। सो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, इस मैसेज के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है अब आजकल के सबसे इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने का, जिसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी से, इंसानियत से है। इसराइल ने इस वक्त 79 फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, मुसलसल इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। गजा में दिन रात जारी हमलों में बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। आलमी बरादरी खामोश है, मजलूमों का खून बहते देख रही है। गजा में 7 अक्टूबर से ये इसराइली हमले जारी हैं और आपको मालूम है कि इसमें अब तक जो शहीद फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 10,800 से ज़ायद हो चुकी है। मैं कल ये सोच रहा था कि हम एक दिन खबर देते हैं कि आज तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई, अगले दिन कहते हैं कि 10,300 हो गई, तो इट्स जस्ट अ नंबर फॉर अस, आई मीन द पीपल हु रीड दिस। लेकिन इसमें 300 इंसानी जानें मजीद जमा हो जाती हैं। इमेजिन करें आपके कैसे वहाँ पे जेनोसाइड जारी है। मगरबी किनारे का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ इसराइली हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी यहाँ पे शहीद हुए हैं। जो आलमी इदारा सेहत है उसने गजा में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। हम मुसलसल इस पर भी रिपोर्ट कर रहे थे। WHO के मुताबिक जो इस वक्त बम्बार्डमेंट की जा रही है, इसकी वजह से सेहत का निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुका है। न पनाह के लिए कोई छत है, न साफ़ पानी तक कोई रसाई है, इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, पेट की खराबी जैसे मसाइल हैं। अगर जख्म लगता है, बारूद से लगता है या इमारत गिरने से लगता है, तो उस जख्म को ठीक करने के लिए कुछ नहीं है। 2-4 निहत्ते फ़लस्तीनियों को अगर अस्पताल ले जाया जाए, अस्पताल पे बॉम्ब मार दिया जाता है। अरब मीडिया ये कहता है कि जो इसराइली अफवाज हैं
उनकी जानिब से गजा के अन-नस्र चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर दो मरतबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे हमला किया जा चुका है। ब्लड बैंक्स पर बॉम्ब बरसाए गए हैं, जमाशुदा खून ज़ाया कर दिया गया है। इंसानी खून की क्या ही कदर होगी। इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये ब्लड बैंक्स अपना काम बंद करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ वंस अपॉन अ टाइम अक़वाम मुत्तहिदा होता था, जो अब है वैसे, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं है। उसके जो ज़ेली इदारे हैं, UNDP की अगर बात करें तो वो एक रिपोर्ट में कहता है कि गजा में जारी जो जंग है इसमें फ़लस्तीनी मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, और अगर ये जंग रवां साल के अख्ताम तक जारी रही, यानी कि अगले महीने तक, तो इंसानी तरक्की में 19 साल पीछे, गजा 19 साल पीछे चला जाएगा। दूसरी जानिब एक अहम खबर है, थोड़ी सी बेहतर उसको मैं कह ही सकता हूँ। अमरीकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस के मुताबिक जो गजा के लोग हैं उनको 2 इंसानी राहदारियाँ फराहम की जाएंगी। इसराइल ने यकीन दहानी कराई है कि वक्फा किया जाएगा, 4 घंटे की रोज़ाना जंग बंदी पर तैयार हुआ है, लेकिन इट सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ दैट प्लान के फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाए यहाँ से और बम्बार्डमेंट इतनी की जाए और कोई कसर रवा न रखी जाए। हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं। कुछ इतलात वैसे बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनके भांजे के हवाले से भी आ रही हैं कि वो भी मारा गया है। सो मुतज़ाद खबरें, हम ज़रा मंसूर जाफ़र साहब से इस बारे में बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये फैक्ट्स हम जितने बताते जाएँ, ये स्टोरी हम जितनी इसको अनवील करते जाएँ, दिल दुखता चला जाएगा और हमारे पास अल्फाज के अलावा कुछ है नहीं। एक तो ताज़ा तरीन पिक्चर, ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ गाज़ा वॉर आपके पास क्या है जो आप हम तक पहुंचा पाएँ या हमारे नाजरीन से शेयर कर पाएँ? जी, अभी आपने जो खुशखबरी सुनाई थी कि जी 4 घंटे का एक तवक्कुफ जो है जंगी कार्रवाइयों में इसराइल जो है करेगा, वो खुशफहमी जो है वो बाय द टाइम वी स्पीक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान की सूरत में जो है वो हवा कर दी है कि हमने किसी किस्म की कोई जंगबंदी, किसी किस्म का कोई जंगी वक्फा जो है उस पर हम मुवाफ़क़त का इजहार नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम यानी चीज़ों को टेस्ट करने के हवाले से बातें हैं, ऐसी कोई हकीकी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी यानी कल रात भी और आज सुबह भी इसराइली तैयारों ने जो है वो गजा पर बमबारी की है और ख़ासतौर पे जिन अहदाफ का आपने जिक्र किया है जो सॉफ्ट टारगेट समझे जाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लोग इलाज के लिए, पनाह के लिए वहाँ गए हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो इसराइल की इस गड़बड़ियत का निशाना बनते हैं। और इसी वजह से वहाँ पे अब जो आलमी इदारे हैं उनके भी कुछ यानी वो अपने ख्वाब खरगोश से जो जागे हैं और उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि ये कितना बड़ा इंसानी अलमिया और इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है, कि जिसमें जदीद दौर के जिसमें आप मुख्तलिफ इजादात के ज़रिए, मुख्तलिफ अद्वियात की ईजाद के ज़रिए इंसानियत को रिलीफ देने की बातें कर रहे हैं, उनको महफूज बनाने की बातें कर रहे हैं। तो गजा जैसी जो दुनिया की सबसे बड़ी खुली आसमान के नीचे जेल है, उसके अंदर जो बसने वाले लाखों अफराद जो है वो मरहम पट्टी के लिए जो तरस रहे हैं। कुजा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर, कुजा दीगर जो एडवांस सहूलियात है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मरहम पट्टी के लिए जो वो तरसते फिर रहे हैं और उनका कोई इस किस्म का वहाँ पे इंतज़ाम बाकी नहीं बचा कि जिसको इस्तेमाल में लाते हुए, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को लाने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं वो नापैद हो चुकी हैं और लोगों को बुलडोजरों के वो जो शॉवल्स होते हैं उसके अंदर ला के हॉस्पिटल्स के अंदर लाया जा रहा है और इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं, क्योंकि खानदानों के खानदान जो है वो शहीद कर दिए गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज को क्लेम करने वाला, उनको वसूल करने वाला कोई नहीं बचा। तो फलस्तीनी अपनी मदद आपके तहत जो उनके यानी हमसाये या दीगर जो जानने वाले लोग हैं वो उन्हें इज्तिमाई कब्रों में जो है वो सुपुर्द खाक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये, और ख़ास तौर पे अभी इस वक्त गजा के अंदर और उस पूरे खित्ते में सर्दी की एक लहर जो है वो भी आ चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग जो इस वक्त खुले आसमान तले या ऐसी जगह जो गैर महफूज हैं और उनको ठंड से और इस जो मौसमी शदायत जो है उससे बचाने के लिए नाकाफ़ी हैं, मैं समझता हूँ ये एक और बड़ी वहाँ पे आफत और क़यामत जो है वो बर्पा होने वाली है। लिहाजा अगर ये जंग जिस अंदाज से जारी है और जिस तरीके से इसकी वहशत और इसमें जो इंसानी जानों का ज़िया जारी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर, खासतौर पे अभी जो तमाम उम्मीदें वाबस्ता है वो इस वक्त जो सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाला इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास है उसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि माजी में अक़वाम मुत्तहिदा की
जो 190 की बॉडी है जनरल असेंबली, उसमें 121 ममालिक की जो करारदाद है वो तो इसराइल के किसी भी किस्म के जो मैं कहूँगा मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं ला सकी। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फोरम है कि मुस्लिम दुनिया वो चाहे बराह रास्त उनके ताल्लुकात है इसराइल के साथ सफारती सतह पे या तजारती सतह पे, अब ये वक्त आ गया है कि इस्लामी दुनिया जो है वो उन सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात इसराइल के साथ मुनक़ता करने का एक और अब जिसके कभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कब करेंगे? you're absolutely right. अमेरिका जो रिक्वेस्ट कर रहा था इससे पहले फॉर द टाइमिंग जंगबंदी की या इसमें जो सीज फायर की डिस्कशन थी, और फिर आपने कहा कि इस 4 घंटे के जो ये अमरीकी ऐलान है इसको बेंजामिन नेतन्याहू ने हवा में, और क्या नेतन्याहू अफोर्ड कर सकता है कि वो अमेरिका की हुक्मअदूली करे या अमेरिका की तफवीज़ के खिलाफ जाए जो उसे बहरी बेड़े दे रहा है, जो उसे हर किस्म की सपोर्ट दे रहा है? विदाउट इवन अमेरिकन सपोर्ट आई डोंट थिंक सो कि दे कैन स्टैंड फॉर अ सेकेंड। तो क्या ये फिर एक पार्ट ऑफ द प्लान है? आई मीन मीडिया के सामने कुछ और पीछे कुछ और, या वाकई इस वक्त इसराइल इस ताकत के इस नशे और जोम में है कि उसको अमेरिकन स्टेटमेंट कभी पास याद नहीं आ रहा? इसमें कोई शक नहीं कि ये एक लगीबंदी स्कीम है और एक ऐसा ताना बाना है साजिश का कि जिसमें इसराइल जो है वो एक एग्रेसिव मौक़िफ़ शो करता है और अमेरिका जो है उसके पीछे एक अपना सॉफ्ट फेस जाहिर करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसे ही है कि आप एक तरफ लोगों को पैसिफाई करने की तजवीज़ देते हैं और दूसरी तरफ आप अपना जो है लाव लश्कर, जंगी साजो सामान, अपने बहरी बेड़े और उसके साथ साथ अपनी जो गन डिप्लोमेसी है वो भी जारी रखे हुए हैं कि जिस अंदाज से उनके वज़ीर दफा, उनके वज़ीर खारिजा वो पूरे खित्ते में एक शटल डिप्लोमेसी उन्होंने शुरू कर रखी है। और उसमें क्योंकि उस पूरी मुलाकातों की कोई तफसील पब्लिक नहीं होती है, उसमें यकीनन वो जिन भी अरब हुकाम से या खित्ते के ममालिक के लोगों से मिलते हैं उन्हें इसी बात पर कायल और माइल करने की कोशिश करते हैं। वो किसी अपील के नतीजे में नहीं, वो धमकी के तौर पे उन्हें ये कायल और माइल करने की कोशिश करते हैं कि आप इस पूरे कज़िये से बाहर निकल जाए, हमें इसको अपने तौर पे हैंडल करने दें। और उनका अव्वल और आखिर मुतालबा यही है कि हमने हमास का जो है वो खात्मा करना है। इस हवाले अब आजकल के दौर में तो मंसूर जाफर साहब कोई लगी लिपटी रह नहीं सकती है। जैसे कि इंटरनेट बंद किया गया, मीडिया बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन सभी मनाजिर हम देख सकते हैं, हम तक पहुंच रहे हैं। आप जब मैं और आप बात करें तो हम साथ साथ दिखा भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका की बात को ओवररूल किया है इजराइल ने, तो फिर अमेरिका को कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव भी लेना चाहिए जिससे इजराइल को ज़िक पहुंचे और उसको मालूम हो कि उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। कुछ ऐसा भी तो फिर दुनिया को दिखाना चाहिए। आई मीन आपकी जो इमदाद है उसको रोकते हुए या कुछ और कोई ऐसा इकदाम डोंट यू थिंक अमेरिका को भी फिर करना चाहिए, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए करे? देखिए जी, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से तो आप ये तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका में जिस अंदाज से वहाँ पे इंसानियत और जमहूरियत का प्रचार किया जाता है और अवामी सतह पे यकीनन इसकी एक रिकग्निशन भी मौजूद है और इसके अमली मुजाहरे हम वहाँ पे होने वाले बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे और इवन मुख्तलिफ जो वहाँ पे NGOs काम कर रही है जो एंटी वॉर या उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें ये जंगी हथियार ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, वो मुख्तलिफ पोर्ट्स पे जहाँ से उनके जहाज़ों पर असला लादा जाता है वहाँ पे अब फलस्तीनी फ्लैग लेके खुद उन जहाज़ों पर फिजिकली चढ़कर उनको जो है वहाँ से सेल होने से रोक रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि असल जो इम्प्रेशन, जो दबाव है वो शायद दुनिया तो ना डाल सके, लेकिन अमेरिका अपने अवाम के मौक़िफ़ जो है उसको जरूर वेटेज देगा। और मैं समझता हूँ ये उसी का नतीजा है कि अमेरिका आई रोज एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो इस इलाके में इस मसले के ठीक है, ताकि वो जो पब्लिक प्रेशर है उसके आंख में भी सुरमा डला रहे और दूसरी जानिब जेनोसाइड का अमल भी जारी रहे, जो कि एक म्यूचुअल प्लान है दोनों ममालिक का। मुझे थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। गजा की सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। दुआ हम कर सकते हैं अल्लाह इन जालिमों से फ़लस्तीनियों को निजात दिलाए और ये जुल्म का अमल ख़त्म हो, इस दुआ के साथ। आज जुम्मा है, वैसे दुआ में याद रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है हमारा आपका साथ अच्छा गुजर रहा है और आपकी सुबह अच्छे से हो चुकी है। अब सेगमेंट फ्लैग्स का वक्त हुआ चाहता है। ये हमारा वो सेगमेंट है जो पाकिस्तान के सिफारती उमूर के हवाले से मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत और आम शख्सियात आपके सामने लेकर आता है। सना माई उसको होस्ट करती हैं। आज मुलाकात करवा रही हैं कोरिया के नए सफ़ीर से जो पाकिस्तान में तैनात हुए हैं। आपको दिखाते हैं।
जोग्राफियाई तौर पर झीलों और पहाड़ों के दरमियान वाक़ एक ऐसा मुल्क जहां ग्रीन हिल, मोतियों की तरह फैली सफेद रेत के साहिल और संगला पहाड़ी जैसे मनासिर आपके दिल को छू लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जनूबी कोरिया की। साउथ कोरिया की सकाफत में आपको कदीम और जदीद दोनों अनासर नजर आते हैं। इस मुल्क की तरक्की का राज किसी से पोशीदा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और आईटी के शोबे में जनूबी कोरिया दुनिया भर में अहम मुकाम रखता है। जनूबी कोरिया अपनी पॉप मौसीकी, ताइक्वांडो और तरबियत और तंजीम की अहमियत की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को 40 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ दो तरफा सिफारती ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैक्स के एक और खूबसूरत एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ कोरियन एम्बेसी में और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ न्यूली अराइव्ड कोरियन एम्बेसडर योर एक्सीलेंसी पाक के-जुन। लेट मी वेलकम। आप हाल ही में पाकिस्तान अपॉइंट हुए हैं, मैं यहाँ आपको वेलकम करती हूँ। Yes, thank you for your coming my residence house. कोरियन सिफारत खाने में आपकी आमद का भी बेहद शुक्रिया। मैं पाकिस्तान में बतौर कोरियन सफीर अपॉइंट होने पर बहुत खुश हूँ। Tremendous potential and beautiful landscape. As you have arrived just 3 months before. आपको अभी पाकिस्तान में सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। अभी आपसे इस शहर के बारे में पूछना तो कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ एडजस्ट होने में मुश्किल तो नहीं आ रही? इस शहर के लोग और यहाँ की सकाफत आपको कैसी लगी? How did you find people and culture here? Yeah, recently, as you know, I am a beginner. अभी तो शुरुआत है। मैं अभी इस शहर में एक अनजान शख्स हूँ। मैं इस वक्त पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहा हूँ। यहाँ के माहौल, लोगों और सकाफत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब तक लाहौर और सक्खर का दौरा कर चुका हूँ। A city in Sindh province. Great. So your excellency, if may I ask... जनाब सफीर, जब कोई भी सफीर किसी मुल्क में अपॉइंट होते हैं तो उनका विजन क्या होना चाहिए? ये भी बताएं कि आप साउथ कोरिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद आगे किस तरह बढ़ाएंगे? साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान। Yeah, this year. इस साल दोनों मुल्कों के माबैन सिफारती ताल्लुकात को 40 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 40 सालों में दोनों मुल्कों के माबैन अच्छे दोस्ताना और बाहमी ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काफी नहीं। हमें इन ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस ज़िम्न में मेरे सिफारत खाने के कुछ बुनियादी मकासद हैं। पहला ये कि लोगों के माबैन सकाफती ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। दूसरा, दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना निहायत जरूरी है। Expanding the substantial cooperations, including trade and investment. साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के लिए जाना जाता है। इन शोबों में दोनों मुल्कों के पास बाहमी इश्तराक के कौन से मौके मौजूद हैं? Yes, as you mentioned, Korea has a... जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में वसी तजुर्बा रखता है। दूसरी जानिब इस शोबे में पाकिस्तान भी खासी अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं, पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ अहम बात यह है कि इन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब मुझे दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती हजम के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत ज्यादा किन चीजों पर की जाती है? Korean side import mainly from Pakistan. कोरिया पाकिस्तान से कपास, फैब्रिक, ज़रात और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान कोरिया से गाड़ियाँ, सेल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें इंपोर्ट करता है। Pakistan to automobiles and the cell phones and the electronic goods, such as things. साउथ कोरिया पाकिस्तान में तरक्याती काम भी जारी रखे हुए हैं। क्या आप हमें चंद अहम प्रोजेक्ट्स की निशानदही कर सकते हैं और ये भी बताएं कि इन प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियां रोनुमा होंगी? Pakistan is one of the main partnership country. पाकिस्तान तरक्याती शोबे में कोरिया का अहम पार्टनर है।
हम पाकिस्तान में बहुत सारे तरक्याती कामों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा IT और ज़राअत के शोबे में भी हम दोनों मुल्क ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा सकाफती ताउन भी दोनों मुल्कों के माबेन जारी है। मिसाल के तौर पर कोरिया के 3 पब्लिक इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनमें से एक कोपिया है। कोपिया ने हाल ही में पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में एक अहम संगे मील अबूर किया है। हम पाकिस्तान में वायरस से फ्री आलू की काश्त कर रहे हैं। इसमें हमें पाकिस्तान एग्रीकल्चर अथॉरिटी का इश्तराक भी हासिल है। In collaboration with Pakistani side agricultural authorities. Oh, fantastic. So given पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी पर खास तवज्जो दे रहा है, क्या दोनों मुल्कों के माबैन ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ताउन की कोई गुंजाइश है? And wind power projects. But right now, some Korean इस वक्त कुछ कोरियन कंपनियां पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का काम कर रही हैं, लेकिन जिन शोबों का जिक्र आपने किया, इनमें दोनों मुल्कों के पास अभी काम की बहुत गुंजाइश बाकी है। for further cooperation between two countries. Sounds good. You recently आपने हाल ही में म्यूजियम ऑफ लाहौर का दौरा भी किया। सकाफती ताउन से दोनों मुल्कों के माबैन लोगों के रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। अपने दौर में क्या आप तालीमी और सकाफती प्रोग्राम्स पर काम करेंगे? during your tenure. My embassy every year मेरा सफारत खाना हर साल बेशुमार सकाफती तकारीब का इनेकाद करता है, जैसा कि पॉप कॉन्सर्ट, घंधारा आर्ट, फोटो एग्जीबिशन और ताइक्वांडो चैंपियनशिप। आपने सकाफती हम आहंगी की बात की। मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे अहम शोबा यही है और मेरा फोकस भी इसी पर है। promote more diverse cultural event from now on. Oh, fantastic. You also met. आप हाल ही में चेयरमैन ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान राजा वसीम अहमद से मिले। हम सब जानते हैं कि साउथ कोरिया ताइक्वांडो में कितना अच्छा है। आप पाकिस्तान में ताइक्वांडो का स्कोप कैसे देखते हैं और क्या खेल के शोबों में दोनों मुल्क कोई ताउन कर रहे हैं? events between both countries. Through the exchange in taekwondo, मैं समझता हूं कि ताइक्वांडो में इश्तराक से दोनों मुल्कों के लोगों को आपस में करीब लाया जा सकता है। मैं आपको एक अहम चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान में 2 मिलियन से ज्यादा लोग ताइक्वांडो सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे हमें अंदाजा होता है कि अगर हम ताइक्वांडो में कोई इश्तराक कर लें तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। जाती तौर पर मैं दोनों मुल्कों के माबेन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहता हूँ, खास तौर पर क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है। हर गली मोहल्ले में बच्चे और बड़े क्रिकेट खेल रहे होते हैं। in the road and in some field, I noticed that. Yes, definitely. बिल्कुल ठीक कहा। हमें क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है। बहुत शुक्रिया जनाब सफीर। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपकी पर्सनल चॉइसेस के बारे में जानना चाहूँगी और बढ़ना चाहूँगी अपने अगले सेगमेंट की जानिब। So, आपको रहना पड़ेगा अभी मेरे साथ ये जानने के लिए कि योर एक्सीलेंसी के जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो क्या है। Your Excellency, I'm gonna ask rapid जनाब fire. सफीर, अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने वाली हूँ। आपने तमाम सवालों के जवाब जल्दी जल्दी देने हैं। Okay, are you ready? I'm ready. Okay. So your favorite Pakistani dish so far as if you tried anyone. Yeah, I got to like karai and biryani. Oh wow, Yeah, biryani is all ambassadors' top most favorite dish. Yeah. Okay, fantastic. Biryani is still on number 1. Your favorite pastime activity? When I encounter some impressive जब मुझे कोई भी सीन पसंद आता है तो मैं इसकी तस्वीर बना लेता हूँ, फिर घर वापस आकर इस सीन के बारे में कुछ लिखता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। read some story from the picture. Wow, you are a photographer and a storyteller. As a stranger here in Islamabad. That's fantastic. How do you keep yourself informed about world and current affairs? Watching TV or through social media? In order to get information, I am using all media, including newspaper and the TV news and social media. Oh, fantastic. Oh, So you're well informed. yeah, very important. So your Pakistani favorite festival, if you have learned anyone or attended anyone? Not yet. I
I didn't experience so. I Yeah. wish you that you would. मैं चाहती हूँ कि आपको कभी मौका मिले पाकिस्तान की रंगारंग शादी अटेंड करने का। activities, बसंत, बड़ी ईद, छोटी ईद in Pakistan. I hope so. So Your Excellency, choose one between both, mountain or sea. I love sea. Okay. I love the east मुझे side. समुंदर बहुत पसंद है। मुझे लहरों की आवाज और पानी का बहाव देखना बहुत अच्छा लगता है। Wave and the continuity of the movement of the sea. Wow. So I wish you visit Karachi sooner. I think I will. Fantastic. What sport do you like? Cricket or football? Personally, right now I like soccer. Okay, football. soccer, yeah. But as a ambassador to Pakistan, I will try to learn and practice cricket. Oh, fantastic! As you're in a cricket lover nation, Yes. yes, definitely, it's a must. Okay, so your late night favorite activity: listening music or reading books? Yeah, usually late night I read the books. मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। I am reading in order to study Pakistan. इस वक्त पाकिस्तान के बारे में किताबें पढ़ रहा The हूँ। idea of Pakistan, published in Brookings Institute. Fantastic, Your Excellency. It's been जबरदस्त जनाब सफ़ीर, आपसे मिलकर, आपको जानकर बहुत खुशी हुई। आपने जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ आज शेयर की वो बहुत कारआमद साबित हुई। absolutely valuable to me and to my viewers as well. Thank you very much for your time and giving us your time. I hope you will settle here. You will be able to visit the places, enjoy the food here. Okay. Thank you for your excellent arrangement for today's interview. Thank you. Thank you. बिल्कुल जनाब, अब तक के लिए फ्लैक्स में इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। मैंने खूब इंजॉय किया है। आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। महंगाई की बात बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट महंगाई ही की बात बहुत ज़रूरी है आजकल। मुल्क भर में आपको मालूम है महंगाई जेबों पर बोझ बनती जा रही है। बोझ क्या बनती जा रही है, अब तो तबाह करके रख दिया बेचारा हर इंसान। पाकिस्तानी खासतौर पे जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है वो तो बहुत ही परेशान है, और सैलरी क्लास खास तौर पर। आपकी जो मेहनत की कमाई है इसमें इजाफे के तरीके आप तलाश करते रहते हैं। पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये कि हम देखें कि इनकम कहाँ से आ सकती है, फिर अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। पाकिस्तान का एक मारूफ कमर्शियल बैंक है, वी ऑल नो, जिसने इस बड़े चैलेंज का हल निकाला इस दौर के अंदर, जो न सिर्फ हमारी रोज़मर्रा ख़रीदारी के तजर्बात में दिलचस्पी का बायस बनता है बल्कि इसे मज़ीद बेहतर भी बनाता है। मैं बैंक अल-फलाह की बात कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड एक पोर्टल अल्फा मॉल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप इसको पहले जानते हो, नहीं तो यही आपको बताना है कि व्हाट अल्फा मॉल इज़। ये पाकिस्तान की पहली बैंकिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, इसको जाना जाता है इसके तौर पर, और दुनिया का जो सबसे बड़ा शॉपिंग डे होता है 11/11 यानी कि नवंबर 11 जो होता है, इसकी सेल के लिए एक स्टेज सजा रही है इस मुआशी दबाव के दौर में। इसके ऐन मुताबिक जो अल्फा मॉल है वो अभी भी अपनी खिदमात सरंजाम आपके लिए देने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप जाएं, खरीदारी करें। मेरी इतलात के मुताबिक आप किस्तों में खरीदारी करें, बस आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। विदाउट एनी मार्कअप आप यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं एंड देन अपनी सहूलत के मुताबिक पे बैक कर सकते हैं। शायद ये ऑनलाइन डिजिटली आपको कोई और प्लेटफॉर्म न मिल रहा हो ऐसा। पाकिस्तान जैसी मार्केट में तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम जैसे सैलरीड लोग परेशान हो जाते हैं जब सैलरी खत्म होने वाली होती है कि उनकी करिए। हमारे साथ इस वक्त इस हवाले से इन डिटेल्स बात करने के लिए मोहम्मद याहिया खान मौजूद हैं, द चीफ डिजिटल ऑफिसर बैंक अल-फलाह। उनसे हम इस बारे में बात करते हैं और उनसे मजीद जानते हैं कि व्हाट अल्फा मॉल इज, इसकी क्या यूटिलिटी है आम आवाम के लिए। याहिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक्सप्रेसो। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों की आसानी के लिए पहले तो मैं जानना चाहूँगा अल्फा मॉल है क्या और इसकी क्या लोगों के लिए यूटिलिटी है, लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बहुत अच्छा एक्चुअली इंट्रोड्यूस करा दिया है अल्फा मॉल को कि ये पाकिस्तान में बैंकिंग में ये पहली मार्केट प्लेस थी जो हमने बनाई है। और आजकल जैसे आपने ज़िक्र किया, महंगाई के ज़माने में आवाम जो जिस चीज़ की वजह से परेशान है सबसे ज़्यादा वो है कि जी जब उनको अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, जो हमारे टॉप ट्रेंडिंग आइटम्स हैं उसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, बिकॉज़ हमारी टेली डेंसिटी बढ़ चुकी है, पीपल लाइक टू स्टे कनेक्टेड।
अब मोबाइल फ़ोन की कीमतें बिकॉज ऑफ द डॉलर वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि लमसम में कोई आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अल्फ़ा मॉल पे आके ये किस्तों की मार्केट प्लेस है, इसको आसान अल्फाज में अगर आप याद रखें। ठीक है। अगर आपके पास किसी भी पाकिस्तान के बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है, अल्फला बैंक भी शामिल है उसमें और उसके अलावा बाकी तमाम बैंक्स भी शामिल हैं। क्रेडिट कार्ड अगर मौजूद है, ठीक है, आप इस मार्केट प्लेस पर आके www.alphamall.com पे आके तमाम ज़रूरियात की अशिया, यानी इसमें मोबाइल फ़ोन शामिल हैं, उसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, AC, गीज़र, फ्रिज, फ्रीज़र्स, उसके अलावा मोटरसाइकिल्स हम जो है वो होंडा एंड बाकी तमाम ब्रांड्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग मार्केट प्लेस हैं। जिसमें लोग मोटरसाइकिल्स किस्तों पे आके ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो अपना कोई काम कर रहे हैं, राइड हेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या अपनी कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। ठीक है। और फिर फैशन के अंदर भी हमारी काफ़ी सेल है। सो इन तमाम के अराउंड देखें, जो कॉन्सेप्ट हो ये था कि इससे पहले कोई फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक जो थे वो किस्तों पे चीज़ें नहीं देते थे। इनफॉर्मल सेक्टर में तो ये चीज़ें चलती थी। आप जो है ना वो एक डीलरशिप पे जाके इनफॉर्मल सेकेंड हैंड चीज़ें बेचने वाली दुकान आपको कहती थी ठीक है मैं किस्तों पे दे देता हूँ, एज लॉन्ग एज आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं और आप अपने 2 गारंटर्स लेकर आएंगे तो मैं आपको किस्तों पे कोई चीज़ दे दूंगा। लेकिन बैंक फॉर्मली नहीं थे, तो हम इस सिलसिले में आए थे ताकि हम किस्तों पे दे सकें। तो फाइनल चीज़ें जी प्लीज जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। जी मैं कह रहा था कि फाइनल इसमें चीज़ ये है कि ना सिर्फ हम किस्तों पे देते हैं, आसान एक साथ के ऊपर चीज़ें देते हैं, अप टू 1 ईयर तक की आप किस्तें हमारे साथ बना सकते हैं, और हम 0% फाइनेंसिंग चार्ज है। आम तौर पे जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो वो कहा जाता है आपसे कि एक कैश प्राइस है और एक इंस्टॉलमेंट प्राइस है। इंस्टॉलमेंट प्राइस जो है ना वो डिफरेंट होती है कैश प्राइस से, नॉर्मली उसमें ऐड कर दिया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रू टू आवर वर्ड्स हैं, हम कहते हैं यही रिटेल प्राइस है और यही इंस्टॉलमेंट प्राइस है, इसको सिंपली डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स या 9 मंथ्स या 12 मंथ्स जितने पे आप लेना चाहते हैं इसको आप डिवाइड कर दें। 0% फाइनेंसिंग हम अप्लाई करते हैं इन मोस्ट प्रोडक्ट्स। देयर आर सम प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हम बता देते हैं पहले से कि जी इसके अंदर जो है वो आपको थोड़ी सी अपफ्रंट पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स 0% फाइनेंस। इसमें जो मैक्सिमम टाइम स्पैन आप ऑफर कर रहे हैं फॉर इंस्टॉलमेंट दैट इज 12 मंथ्स, राइट? करेक्ट, 1 साल का टाइम आप दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि एक तो जो लोग क्रेडिट कार्ड अमूमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मैं सैलरीड क्लास की बात कर रहा हूं, उनको वैसे भी ग्रेस पीरियड मिल जाता है अपना बिल पे करने के लिए, अराउंड 50 डेज ओवरऑल होते हैं और 20 डेज एक्स्ट्रा देन द होल मंथ। तो ये उससे इस तरीके से मुख्तलिफ है कि इस पे आप क्रेडिट कार्ड पे परचेज करें और आप फिर 12 महीनों के अंदर पे करें। जो पेमेंट आपने की है अल्फा मॉल के ऊपर वो बैंक पे करेगा टू द वेंडर और आप बैंक को फिर 12 महीनों में पे करेंगे, ऐसा ही है? एब्सोल्युटली, यू गॉट इट, एब्सोल्युटली राइट। और उस केस में जो आपने भी फरमाया कि आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है और उसके बाद आपने जो पेमेंट करनी होती है और गॉड फॉरबिड अगर आप वो पेमेंट ना कर पाएं तो फिर एक बैंक को तो फिर एक हेफ्टी फाइनेंसिंग चार्जेस, बहुत हेफ्टी फाइनेंसिंग चार्जेस लगते हैं। आपको चॉइस तो होती है कि आप मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं उस महीने में, लेकिन जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट चार्ज अप्लाई होता है। इस केस में वो नहीं है। आपको पता है कि जी मैंने 1 लाख रुपए की फर्ज करी ये चीज खरीद ली, इसको सिंपली डिवाइडेड बाय 12 करके जो भी मेरी 8,000 रुपए की किस्त बनती है महीने की, बस मैंने वही देनी है हर महीने, और हम आपके बिहाफ पे उस मर्चेंट को सेटल कर चुके होते हैं, उसको हम 1 लाख। ओके, बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए कि इसकी फिर जो क्लाइंट, जो कस्टमर या कंज्यूमर पेमेंट करता है बैंक को, यानी कि अल्फा मॉल को जो पेमेंट करता है, क्या फिजिकली उसे बैंक जाना पड़ेगा इसकी हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए? उसके लिए कोई अलग से मैकेनिज्म है इन केस इफ आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट विद बैंक अल्फला? एक्सीलेंट क्वेश्चन अगेन। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि अगर आपके पास किसी भी पाकिस्तानी बैंक का इशूड क्रेडिट कार्ड मौजूद है, ठीक है, इसको एक टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है, इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। हम टोकनाइजेशन के जरिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद हम हर महीने उसको एक चार्ज भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वो चार्ज जाता है। जैसे अगर आपको कभी आप किसी बाहर के होटल में जाएं, वो आपसे कार्ड ऑन फाइल लेके रखते हैं कि जी आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दें, जब आप चेकआउट करेंगे हम इसी कार्ड के ऊपर आपको चार्ज कर लेंगे। दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड टोकनाइजेशन। सो एनीवे, इन सिंपल टर्म्स, लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हर महीने उनके कार्ड पे जो उन्होंने शुरू में अप्रूव की होती है ट्रांजैक्शन, वो चार्ज
लग जाता है उनके कार्ड के ऊपर। ठीक है, ऑनलाइन हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, मैं एक आम आदमी के हवाले से सवाल आपसे कर रहा हूँ, हमारी कुछ इनसिक्योरिटीज भी होती हैं व्हाइल वी आर पेइंग कि हमारा जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है कार्ड की, वो जा रही है डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर, तो किस हद तक सिक्योर है आपका पोर्टल? क्योंकि बहुत बड़ी पेमेंट्स ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व है एक आम आदमी के लिए, अगर वो कुछ बड़ा परचेज कर रहा है, तो सिक्योरिटी किस हद तक है उसकी इन्फॉर्मेशन की? इसके मैं दो हवाले से इसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो जो आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं और एक इनडायरेक्ट। एक इनडायरेक्ट सिक्योरिटी होती है, देखें पाकिस्तान में तकरीबन 70% जो शॉपिंग होती है ऑनलाइन वो कैश ऑन डिलीवरी की होती है। लोग चाहते हैं कि पहले माल आए, मैं उस माल को देखूं, उसके बाद मैं कैश दूं उसको। ठीक है। सो एक इसमें हमने काम ये किया है, बिकॉज ये कार्ड बेस्ड पेमेंट्स हैं, बिकॉज दीज आर प्री पेमेंट्स, तो लोगों को ज़ाहिर ये शुबहात होते हैं कि यार मैंने पेमेंट कर दी और वो मेरी मर्जी के मुताबिक माल नहीं आया ना हो। ठीक है, उसके लिए हाँ एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमने ये किया है कि एक तो खैर हमारा नाम इसमें शामिल है एज अ बैंक, दूसरी चीज़ ये कि हम मर्चेंट को 3 दिन के बाद सेटल करते हैं। Okay. तो वो हम पैसा अपने पास एक एस्क्रो में होल्ड करके रखते हैं। इस दौरान में अगर आपने कोई कंप्लेन करनी है कि जी माल आया नहीं, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, ठीक है, तो मर्चेंट को पेमेंट ही नहीं मिलती। इवन आफ्टर द मर्चेंट हैज बीन मेड होल, once again because the name of our bank is in there, although ये एक मार्केट प्लेस एक मार्केट प्लेस जो हम कहते हैं और शुरू में अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि देखें जी ये हम एक टेक्नोलॉजी मार्केट प्लेस हैं, ठीक है, जो कि हम बायर को सेलर के साथ मिला रहे हैं, ठीक है, बट यू नो पीपल स्टिल कम टू अस ऑल द टाइम एंड से क्योंकि हमने आपकी मार्केट प्लेस से खरीदा था तो आप मीडिएट करें मर्चेंट के साथ, तो वी ऑब्वियसली गेट इन्वॉल्व, ठीक है, एंड सेटल। सो एक ये बहुत बड़ा, मैं इसको आपकी मिसाल ऐसे देता हूँ, जो नॉर्मल मार्केट प्लेसेस में जो एवरेज टिकट साइज होगा वो कुछ 100 में होगा, ठीक है, 500-600 रुपए एवरेज टिकट साइज, ठीक है, हमारा एवरेज टिकट साइज जो है वो 65,000 रुपए है, क्योंकि लोग हमसे हाई वैल्यू शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि जी इसके पीछे एक इदारा खड़ा हो। राइट, इंडियन या आप 11 सॉरी वेरी क्विकली जी मैं 11 पे आता हूँ। आपने दूसरी सिक्योरिटी की, वैसे जनरल सिक्योरिटी की बात की, सो वंस अगेन बिकॉज देयर इज अ banks specialize in payment protections and they understand how your details to be safeguarded, your personal details, your payment details, तो वो हमारे पूरी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बेफिक्र है कि आप कर सकते हैं। गॉट इट। अल्फा मॉल की 11 के हवाले से हमें इन दी एंड बता दीजिए कि ये क्या है, इससे लोगों को कैसे आप कोई फायदा दे रहे हैं, क्या चीजें सस्ती भी हैं कुछ यहाँ पे एज कम्पेयर टू द मार्केट, और एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू ऐड इन लास्ट 1 मिनट। तो देखिए 11/11 जैसे आपने बताया ये ग्लोबल फिनोमिनन है, पाकिस्तान में भी है, एक ये शॉपिंग फिएस्टा है, फेस्टिवल है। तो 10 तारीख जो कि आज है और एक 11 तारीख कल, हम 2 दिन कराची में लकी वन मॉल राशिद मिनाज फोर्ट के ऊपर एक फिजिकल एक्टिवेशंस भी कर रहे हैं। वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे मोबाइल फोन्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सारी किस्तों के ऊपर एज लॉन्ग एज आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप लेकर आ जाए, किस्तों पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारी एक जमजमा बुलेवार्ड कराची में एक लाइफस्टाइल ब्रांच है, हमारी जमजमा लाइफस्टाइल ब्रांच, उधर भी हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है अल्फा मॉल का, वहाँ पे भी डील्स चल रही हैं ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। हमारी अप टू 10,000 रुपीज़ ऑफ भी चल रहा है। अच्छा। तो ना सिर्फ 0%, ना सिर्फ ये कि आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं, बल्कि उसके ऊपर हम अप टू 10,000 रुपीज़ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफ भी दे रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ऑनलाइन तो प्रमोशन है ही, अगर आप www.alphamall.com पे चले जाएं तो वहाँ भी आपको ये डील्स राइट। मोहम्मद याह्या खान, चीफ डिजिटल ऑफिसर बैंक अल-फलाह, ही वाज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट बैंकिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अल्फा मॉल, जिसमें 11 से सेल का आगाज है। यू कैन सिंपली गो ऑन alphamall.com और वहाँ पे जाके इस पोर्टल पर आप परचेजिंग कर सकते हैं थ्रू एनी क्रेडिट कार्ड, और पेमेंट आप अगले 12 महीनों में कर सकते हैं। उस पर कोई इंटरेस्ट या कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, वो बैंक देगा। सो देयर इज एन ऑफर फॉर यू, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वंस अगेन थैंकिंग मोहम्मद याह्या खान। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जिंदगी से नहीं लग रही होगी आपको कि हमने सियासत पे बात ही नहीं की, इतनी सारी बातें हमने कर ली। ये हो नहीं सकता भाई, सियासत पे बात बहुत जरूरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का फिनोमिनन, दिलचस्प फिनोमिनन आते रहते हैं ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सिनेरियो के अंदर। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का फिनोमिनन है जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है। नए नए फार्मूला सामने आ रहे हैं। गोया ऐसा लगता है कि जो फार्मूलाज बनाने वाले हैं ना, उनके खिलाफ भी फार्मूले बना लिए गए हैं। कल तक की जो पीडीएम थी, रवां माह रवां साल, कल तक इकट्ठे हो रहे थे, आज अलग अलग हैं, अलग अलग बयानात आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 फरवरी की तारीख आ गई है, इलेक्शन करीब करीब है। अब तो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, सिंध हो,
यहाँ पे मुख्तलिफ जोड़ तोड़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मंजर सामने आ रहा है कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आधे द सेम पॉलिटिशियंस जो एक दूसरे की मोहब्बत में मरे जा रहे थे और अब एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे तनकीद करने में मसरूफ हैं। खैर, हमने फिल वक्त बात पीपल्स पार्टी की करनी है, क्योंकि हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। 16 महीनों तक ये जमातें एक पेज पर रहीं जिनका हमने जिक्र किया। अब दोनों के दरमियान दरार नजर आती है। ये दरार क्यों है? क्या महज इसका मकसद भी पॉलिटिकल है? कुछ लोग कहते हैं कि इत्तेहाद तो बहरहाल होगा, इंतखाब से पहले हो या इंतखाब के बाद हो, इत्तेहाद तो होगा। क्या ये इसी इत्तेहाद की बात हो रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के, जो कि आग और पानी का इत्तेहाद एक वक्त में लगता था, देन 16 महीने इत्तेहाद रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा रहे और सदर मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम रहे। इस वक्त हमारे साथ जनाब राना गुलजार ताज साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। उनसे जरा पूछ लेते हैं कि वो अपनी जमात के हवाले से हमें क्या बता सकते हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जी पीपल्स पार्टी का, जिसकी बेस पे वो कहेंगे कि हाँ अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज चैनल का और आपका कि आपने पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इलेक्शन में जा रही है और हमारा मौक़िफ़ था कि इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की थी और उनको इस बात पर जोर दिया था कि आप इलेक्शन जो है मुकर्रर वक्त पे कराएं, लेकिन वो ऐसा तो ना हो सका। लेकिन उन्होंने बिला आखिर उस मौक़िफ़ को तस्लीम किया और 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी। हम किसी से भी मतलब हमारी कोई भी अदावत नहीं है, ना ही किसी से हमारी कोई लड़ाई है। हमने जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत की तो वो मुल्क और पाकिस्तान के लिए की है और इदारों को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए की है। अगर कोई इत्तेहाद तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। हाँ, गलतियां हमसे भी हुई होंगी, दूसरों से भी हुई होंगी, तो गलतियों से सबक सीखना और उन गलतियों को दूर करना और नई सिमत में नए तरीकेकार तय करना, ये बहुत जरूरी है। वो मोटी मोटी गलतियां क्या हुई आपसे जो आपको लगता है कि आपसे क्या इस गलती से मुराद आपका इशारा उस इत्तेहाद की तरफ है जो आपने कर लिया था नून लीग के साथ, वो गलती थी या कुछ और है? देखिए हम कल जब एक बहुत बड़ा मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, और वो मार्च इसलिए किया था कि मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है और मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा, और हमने एक बहुत बड़ा मार्च किया। और बदकिस्मती है, ठीक है, कि जो इत्तेहाद बना वो तवक्कुआत के मुताबिक अवाम को डिलीवर नहीं कर सका। महंगाई का सतून बदस्तूर जारी था, बहुत बुलंद सतहों पे था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रजिस्टर करती रही पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आना चाहिए। और ये वाकई ही एक बहुत बड़ा मतलब नुकसान अवाम को रहा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है। अब ऐसा क्या करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले नहीं कर सकी या अब करेगी, तो उससे ये वाले मसाइल नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी के पास क्या लाया अमल है? इंतखाबात और जोड़ तोड़ के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। जब कोलिशन होती है तो वहां पर एक कंसेंसस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर आदमी की राय अलग होती है। तो उन राय की अकेली हुकूमत बनाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि हम पॉलिसी भी मुरतब करेंगे और अवाम को कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी का खात्मा हो सके और जो डॉलर की सतह है इसको कम किया जाए, बेरोजगारी का खात्मा हो। कैसे होगा? और क्या इसके लिए रोड मैप क्या कैसे करेंगे? तलबा जिस मुश्किल में है, ये कैसे करेंगे? जरा मुख्तसरन बता दें, कैसे, इसके लिए प्लान क्या है? मैं भी चाहता हूँ बिल्कुल, जब पार्लियामेंट के अंदर हमारी अक्सरियत होगी और पार्लियामेंट के अंदर आइन की सुपरवेसी होगी, तो इंशाअल्लाह वजीर हमारे पास ऐसी पॉलिसी मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फलसफा है उसको फॉलो कर रहे हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद है, आपने पीपल्स पार्टी का हमारे सामने रखा। एक तो पीपल्स पार्टी एज पर गुलजार साहब कुछ नादान, क्या कहना चाहिए, परेशान नजर आती है उस इत्तेहाद पे जो वो कर बैठी है, दिल गलती कर बैठा है तो, और दूसरा ही कह रहे हैं कि हमारे पास पॉलिसी है, हम बताएंगे हम कैसे निकालेंगे आवाम को इस मुश्किल सूरत हाल से। दे गॉट द पॉलिसी, क्या है वक्त के साथ सामने आ जाएगी, इस पे बात करते रहेंगे। हमने अपना सेगमेंट आपको दिखाना है, सेगमेंट है हमाकत की नफ्सियात। इसमें वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं गूगल इफेक्ट। पिछले सेगमेंट में हमने आपको बताया था गूगल इफेक्ट क्या है, आपको याद होगा। आज हम बात करें कि इसने कैसे तासुब में इजाफा किया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी। लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी यानी हमाकत की नफ्सियात में, कि गूगल जो है हमारी ज़िंदगियों में क्या अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, एवरीबडी नोज, आपको भी मालूम है कि गूगल कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इंफॉर्मेशन के हवाले से कमाल किरदार अदा कर रहा है। हमारी तमाम यानी दुनिया का सारा नॉलेज जो है वो हमारी दहलीज पे आ गया है। अब हमारे पास वो बहाने नहीं हैं जो हम अमूमी तौर पे कहा करते थे। उस वक्त बहाने तो नहीं थे, उस वक्त तो खैर एक जेन्युइन बात थी कि उस्ताद नहीं मिलता था तो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, ट्रैवल करते थे, और उसके बाद कहा जाता ना कि अखबार का एक टुकड़ा किसी को मिल जाता था तो वो खुश होता था कि चलो इसको पढ़ता रहूँगा। रीडिंग जो मटीरियल है वो उस तरह अवेलेबल नहीं था। बहुत सारे ऐसे सवाल थे कम्प्लेक्स, पेचीदा, जिसके हवाले से एक बहुत एंग्जाइटी पैदा होती थी, लेकिन कभी इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता था, क्योंकि या तो वो टीचर नहीं मिलते थे, ऐसे उस्ताद नहीं मिलते थे, ऐसी किताबें नहीं मिलती थी। अब ये तमाम चीज़ें आपकी दहलीज पे हैं, तो अब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि इवन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो स्कूल जो है उनकी फ़ीसें ज़्यादा हैं, क्योंकि नॉलेज तो आपकी दहलीज पे है, वहाँ पे तो कोई फ़ीस नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे यानी स्कूल से लेके क्लास 1 से लेके PhD तक सब कुछ अवेलेबल है। और इसमें जो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसमें गूगल का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन गूगल इफेक्ट जो है वो बेस्टी स्पैरो जो है 2011 वो और उनके साथियों की एक स्टडी है गूगल इफेक्ट, जिसको बाद में उन्होंने डिजिटल अमनेशिया का नाम भी दिया। ये क्या है, ये हमारी यादाश्त पे क्या असरात डाल रहा है, ये इसकी बहुत ही अहम स्टडी है। और ये जो यादाश्त पे असरात डाल रहा है, यानी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम गूगल को एज अपनी ही एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हम कहते हैं हम इस दिक्कत में नहीं पड़ते कि हमें लुगत जो है वो तमाम अल्फाज के मानी क्यों याद करें, हम टेबल्स क्यों याद करें, हम फार्मूले क्यों याद करें। याद इसलिए हम करते थे क्योंकि ये शॉर्टकट्स होते हैं और ज़िंदगी में एक सहूलत पैदा करते हैं। लेकिन जब आप याद नहीं करेंगे और टोटल गूगल डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आपकी सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट रीडिंग हैबिट होती है, क्योंकि अगर एक ही फ़िक्रे के 2 अल्फाज जो हैं वो आपको लुगत में देखने पड़ते हैं और आप याद कभी भी नहीं होगा, यानी दोबारा फिर आपको देखने पड़ेंगे जब आप कभी भी वो लफ्ज़ दोबारा आएगा, क्योंकि आप याद तो कर नहीं रहे, उसी वक्त रन टाइम पे आपने वो लफ्ज़ का मतलब देखा है और उसके बाद आप आगे निकल गए, मानिए आपको समझ आ गया, फ़िक्रे का मतलब समझ आ गया। लेकिन आपको जब 2-3 सफ़ों में 40-50 लफ्ज़ देखने पड़ते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो शॉर्टकट्स आपके यहाँ मौजूद होते हैं वो तमाम लुगत मौजूद होती है, तो आप 70-80-100 सफ़े पढ़ लेते हैं, अब नहीं पढ़ सकते। आज हम गूगल इफेक्ट के हवाले से एक ख़ास बात करेंगे, ये ख़ास और बहुत ही अहम बात, वो कन्फर्मेशन बायस है कि कन्फर्मेशन बायस जो है उसमें कितना फ़रोग दिया गूगल इफेक्ट। कन्फर्मेशन बायस ये होती है कि बेसिकली वो जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी राय है, उसके हवाले से हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो मालूमात जो कि मेरी राय को स्ट्रेंथन करती हैं या मेरी राय की तस्दीक करती हैं, वो मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ। और हर वो चीज़ जो कि मेरी राय के मुखालिफ हैं उनकी तरफ अव्वल तो मैं जाते ही नहीं, और वो सामने भी यहाँ तो मैं इग्नोर कर जाता हूँ। और ये जो कन्फर्मेशन बायस है, ये इसको मदर ऑफ ऑल बायसेस कहते हैं, इन तस्सुबात की माँ कहते हैं। इतना बड़ा ये तस्सुब है कि ये तस्सुबात की माँ है, और तस्सुबात की इस माँ ने बड़ी गुमराहियाँ फैलाई हैं, ग्रुप बंदियाँ, ये जो आपको जितने ग्रुप्स नज़र आते हैं, ये जो जितने आपको इंतशार नज़र आता है, दुनिया भर के ममालिक, उनकी जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो कुछ भी है, अगर आप नफ्सियात के वाले से देखेंगे तो तमाम चीज़ों की जो जड़ है वो आपको कन्फर्मेशन बायस के अंदर नजर आएगी। और इस कन्फर्मेशन बायस को फैलाने में गूगल बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि उसका जो सर्च इंजन है, ना सिर्फ गूगल, मेरा मतलब है कि तमाम सर्च इंजन, क्योंकि ये टर्म जो है इसको गूगल इफेक्ट कहते हैं, तो इस वजह से मैं बार बार गूगल कह रहा हूँ। और गूगल इट जो है वो बेसिकली अब एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। 2006 से इसको एज अ वर्ब लिया गया गूगल इट, तो इस वजह से हम इसको लफ्ज़ गूगल इस्तेमाल करते हैं। बट जब भी मैं गूगल इस्तेमाल करूँ तो आप ये समझिए कि वो सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ। तो सर्च इंजन आपको ये सहूलत देते हैं
कि जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो आपका जो मुकम्मल तौर पे रेलेवेंट डाटा है वो आपके सामने आ जाता है। फेसबुक का भी आप देखें कि अगर आप एक थोड़ी सी कोई रिसर्च कोई भी इस तरह की सर्च करें जिसमें कोई भी कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद उससे रेलेवेंट पोस्टें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एक अंबार लग जाता है। गूगल भी इसी तरह ही है और आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसका अंबार लग जाता है। मसला ये है कि इंसान जो है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और ये तमाम फैकल्टीज तब पैदा होती हैं जबकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन को अपने सामने रखता है और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी फैकल्टी को इस्तेमाल करते हुए ये जानता है, ये जांचता है कि इसमें सच क्या है और उसमें। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप फ़र्ज़ कि आपका एक ताल्लुक किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी से है, तो अगर आप गूगल करेंगे या आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे हर जगह आपको ये सर्च इंजन ये सहूलत देंगे कि जो आप देखना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, मुखालिफ सियासी पार्टी को गालियां आप उसके वाले से सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसको बहुत शदीद बुरा भला कहा जाए, क्योंकि आप ये चाहते हैं तो गूगल और यूट्यूब आपको इस तरह का कंटेंट इंतहाई वफर मिकदार में दे देते हैं। लेकिन जब वो वफर मिकदार में देते हैं और आप उसमें डूबते चले जाते हैं तो आप एक खास डिल्यूजनल किस्म की हालत में चले जाते हैं और आप एक कुएं के मेंढक बन जाते हैं और आपको बैरूनी दुनिया या आप ये समझते हैं कि यही दुनिया है और पूरी दुनिया जो है यही सोच रही है, क्योंकि वो हर वक्त जो स्टिमुलस है या हर वक्त जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो आपको तो आ रही है। आपके नज़दीक तो यही है कि इस वक्त दुनिया यही सोच रही है जिस तरह मैं सोच रहा हूँ। हकीकत जो है इसके बरक्स होती है और फिर जब आप बाहर निकलते हैं फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब उस हकीकत का जो दूसरी वाली हकीकत है उससे सामना होता है। कन्फर्मेशन बायस जो है वो बिल्कुल एक फ़र्द की सतह से लेके तो इंटरनेशनल सतह तक, बैनुल अक़वामी सतह तक, बैनुल अक़वामी सियासत की सतह तक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है। और ये जो कन्फर्मेशन जो गूगल के ज़रिए उसकी बात कर रहे हैं, जो गूगल जो है इसमें एक सहूलतकार के तौर पे एक सहूलतकारी जो है गूगल की कन्फर्मेशन बायस के फ़रोग़ के हवाले से वो बहुत अहम है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही फैलाने की ज़रूरत है कि गूगल आपने करना कैसे है और गूगल जितनी भी इंफॉर्मेशन देता है उस इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट कैसे करना है, उस इंफॉर्मेशन की तस्दीक कैसे करनी है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इंतहाई अहम हैं। और इस हवाले से जो वेस्टी स्पैरो की जो स्टडी है 2011 की, ये बहुत अहम है कि गूगल जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि गूगल के जो फ़ज़ाइल हैं या गूगल की जो बड़ाई है इसमें कोई शक नहीं सर्च इंजन की। लेकिन इंफॉर्मेशन जो कि आपकी कमिटमेंट टू नॉलेज ना हो और वो इंफॉर्मेशन जो है सतही आप ज़िंदगी को एक सतही अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत डीप नहीं जाते। और जो सतही अंदाज है देखने का वो अगेन आपके अंदर डिजनेस पैदा करता है, आपके अंदर इंतशार पैदा करता है, आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा करता है। सो ये है गूगल और कन्फर्मेशन बायस का आपस में किरदार और इससे दुनिया जो किस तरह मुतासिर हो रही है ये आपने सुना। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप गूगल करेंगे तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि ये गूगल आपको ड्राइव ना करे, आप गूगल को ड्राइव करें। देखते रहें द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी। के अंदर सेहूनी फौज के जुल्म सितम जारी हैं और जब ये जुल्म सितम चल रहे हैं तो तारीख लिखी जा रही है और तारीख कतई तौर पे बदतरीन अल्फाज में यकीनी तौर पे याद रखेगी इन जुल्म सितम को। कारवां सराय हमारा प्रोग्राम है, द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब उसके मेहमान भी हैं, मेज़बान भी है, दास्तान गो भी हैं, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ किस्से और अपनी तहरीरें आप तक पहुँचाते हैं अपनी ज़बानी। फ़लस्तीन पर मुसलसल बात कर रहे हैं हम, ये फ़लस्तीन स्पेशल एडिशन है जो हमारा चल रहा है। इस इतवार को भी शाम 7:05 पे 8:05 पे आप देखेंगे। इसकी कुछ झलकी आपको दिखाते हैं कि क्या बात इस हफ्ते हो रही है और फिर वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, फ़लस्तीन अपनी आजमाइशों आलाम के हवाले से, तारीख़ के हवाले से इतना बड़ा मौजू है कि उस पर दर्जनों प्रोग्राम किए जा सकते। लेकिन मसला ये है कि क्या इन दर्जनों प्रोग्रामों से हम एक भी बच्चे की जान बचा सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होना तो फ़ायदा। कहा जाता है कि जब हिटलर यूरोप में यहूदियों को हलाक कर रहा था, आखवाइस्ट का गैस चेम्बर जो था बहुत बड़ा, पोलैंड में थे और जगहों पे गैस चेम्बर्स थे जहाँ लाखों यहूदियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था वैगनों में जो माल गाड़ियाँ हैं, और उनमें जाहिर है औरतें और बच्चे शामिल होते थे। तो एक हिटलर का कोई असिस्टेंट था, नरम दिल था, तो उसने एक दिन बसद अदब गुजारिश की
कि हेल हिटलर, लेकिन यहाँ बच्चे भी हैं इनके साथ। तो हिटलर ने कहा था कि इनमें से कोई भी मासूम नहीं है, ये सब मुजरिम। और आज इसराइल का वजीर दिफा कह रहा है, इसका बयान आया है कि गजा में कोई भी मासूम नहीं है। उनका एक टनल्स का सिस्टम है, जिस तरह वियतनाम में मैंने देखा कि वियतकॉन्ग जो गुरीले थे उन्होंने ज़ेरे ज़मीन वो टनल्स मैंने देखी हैं, पूरे पूरे शहर बसा रखे हैं, उसमें कमरे हैं, उसमें मतलब गोदाम है और कई कई किलोमीटर तवील। तो गजा में भी ज़ेरे ज़मीन ऐसी टनल्स हैं और बुनियादी तौर पे वो खोदी गई थी इसलिए कि ताकि बाहर से खुराक हासिल कर सके, और बाहर से आटा भी आ जाता था, बाकी चीज़ें भी आ जाती थी, यानी छोटी मोटी गाड़ी उनमें चल सकती थी। तो इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगर हम एक दफ़ा उन टनल्स में उलझ गए तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन इसके बावजूद वो तुले हुए कि हमने गजा को मलियामेट करना। तो मैंने भी कहा था, वैसे भी कहा जाता है कि बेलफोर डिक्लेरेशन से इसराइल का जो आइडिया फ्लोट किया गया उसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन दरअसल आप हैरान हो गए कि इसका इनिशियल जो आइडिया दिया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। जी हाँ, फ्रेंच जो माशाल्लाह एम्परर थे जिन्होंने वाटरलू में शिकस्त खाई थी, तो जब उन्होंने मिस्र वगैरह पे हमला किया तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे एक यूरोपीय रियासत कायम की जाए जिसमें ज़्यादातर ज्यूज। हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी जो है उसको एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, आर्कियोलॉजी तो है ना कि पुराने अलूम के पुरानी तहजीबों को खोदना, उनसे कुछ सबक हासिल करना या उनसे कोई आगाही हासिल करना। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो आर्कियोलॉजी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन और सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा है, ये साबित करते हुए कि कोई भी चीज़ यहाँ पे जो भी है, यानी कहा जाता है कि कोई दीवार निकल आए तो वो कहते हैं कि जी ये तो हज़रत दाऊद के ज़माने की, और ऐन मुमकिन है कि वो इसकी तामीर में शामिल हुए। और अगर कोई चीज़ ऐसी निकल आए जिससे पैलेस्टीनियन का हवाला हो। बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात लेजेंड तारड़ साहब कर रहे थे कि क्या हमारे इतने प्रोग्राम्स किसी एक बच्चे की, एक फ़लस्तीनी बच्चे की जान बचा सकते हैं। अफसोस है कि हम ये नहीं कर सकते। हम दुआ कर सकते हैं, हम खबर पहुंचा सकते हैं, लेकिन दुआ दिल से करें तो मेरा बिलीव है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे कि वो कहीं ना कहीं से वो मुसब्बबुल असबाब है, असबाब का पैदा करने वाला है। अल्लाह गैब से मदद फरमाएं। सूरह फील की तिलावत के साथ आप दुआ का एहतमाम करें आज के दिन फ़लस्तीनियों के लिए। अल्लाह इन मासूमों की हिफाजत फरमाए, इनकी ज़िंदगियाँ बच जाएँ। जो शहीद हो चुके वो तो अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात बुलंद ही हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिए, मौसम बदला है, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और गैर ज़रूरी तौर पर घर से मत निकलिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।